मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैमरी जीएस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए मेरे हीरो, जो हम सीरीज को आगे लेकर के चल रहे थे वही सीरीज बढ़ा रहे हैं। सीरीज हमारा ये था कि 2018 ईस्वी में ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न का एनालिसिस करना, सेट बाय सेट। इसीलिए हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया और 17 तारीख और 17/9/2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका वीडियो पार्ट 1 आपको दिए हैं, वो 17 तारीख को हम दिए थे। ठीक है, आज 18 तारीख को आपको ये वीडियो मिला होगा पार्ट 2। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वाला। यहाँ क्वेश्चन एकदम हूबहू आप देख सकते हैं कि 17/9/2018 12:30 बजे से 2 बजे तक जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम पड़ा था वो। ठीक है, तो ये 18 तारीख को आपको वीडियो मिलेंगे, बट लेकिन हम और धर्मवीर मिल करके इस वीडियो को पहले ही रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, तो होली से जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि होली वगैरह में हम सब सोचे कि बैठे क्या किया जाए, तो इससे बने हम सोचे चलिए कि कुछ तो ऐसे भी जीवन में बढ़िया नहीं है हो रहा, तो मान लिया जाए कि होली भी बढ़िया ना हो। अब बढ़िया ना होली कटे इसके लिए तो पढ़वे करेंगे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या? होली मनाने नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, तब बैठ के क्या माला भी नहीं है जप सकते हैं, सन्यासी नहीं है बनना। इसलिए कलम और पेन तो चल सकता है ना जी, तो अपना हाथ में, इसीलिए सेकेंड शिफ्ट वाले लेकर के आए। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट का बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने का प्रयास किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट से बेस्ट, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जैसे जैसे सेट आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे सेट को आगे बढ़ाते जाएंगे, उस तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा ही होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्रयास रहेगा कि हम खुद को पहले समझ ले। आपको क्या समझा पाएंगे ये औकात तो आपके अंदर है कि जो आप खुद से समझ सकते हैं, बट लेकिन अच्छे तरीके से किसी चीजों को मंथन करते हुए आगे निकलना है। यही हमारे प्रैक्टिस है, यही हमारे प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ देखिए, इस तरीके से एक बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, और बीच में इधर दर्पण रखा गया और यहाँ पे एक गोला बनाया गया, जो कि फिगर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फिगर को अगर हम जूम कर दें तो अच्छा हो जाए। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब इसी में पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न यही ना पूछ रहा है कि किसके भांति दिखेगा। अर्थात देखिए इस तरफ है तो अगर ये जो गोला जीरो जो मानिए इधर है तो उस तरफ चला जाएगा, और उस तरफ में देखिए यहाँ कोना में दिया जाएगा नहीं, इसमें तो है ये नहीं है। और इसमें देख लीजिए, इसमें ये दो डॉट लाइनें रहेगा, तो यहाँ रहेगा तो इस तरफ आएगा, इसीलिए इसका सी होगा, सी। और हम कल भी समझाए थे कि अगर सी दे रहा है, सी दे रहा मित्रों, तो हम ऐसा नहीं कि तीसरे नंबर को मार देंगे, देखेंगे सी कहाँ पे है, सी कहाँ पे। अक्सर ऐसा गलती हो जाया करता जल्दीबाजी में, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आपके सामने ही हम खुद बना रहे, कितने जगह मिस कर जाएंगे ऐसे ही। मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड तुरंत काम नहीं करता, इसी वजह से रिजल्ट गिरते हैं, इसी वजह से रिजल्ट गिरता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न आइए। नई दिल्ली में संपन्न हेतु 7वें स्माइल बिजनेस अवार्ड में किस स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 से पुरस्कार प्रदान किए गए थे? किसको? तो मिल्क बास्केट को, मिल्क बास्केट को। तो देखिए अभी सेट ये दूसरा से नहीं, सेट तीसरा से हम दोनों भी ताबड़तोड़ एकदम ठोक के एकदम आपको एक चीज बतलाने वाले हैं। क्या कि जैसे अगर ये 2017 के करंट अफेयर पूछे हैं तो 2000, जैसे अभी हम सब 25 में पढ़ रहे हैं, तो क्या 24 में कोई अवार्ड किसी को दिया गया यही संबंधित, या 25 में किसी का अवार्ड दिया गया है? ऐसा क्वेश्चन चुनने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं कि उस तरीके से इस जीके का भी एनालिसिस करते हुए आगे की ओर बढ़े, जिससे तैयारी और बढ़िया हो हमारा। ठीक है, तो ये तीसरे से थर्ड शिफ्ट वाले, मतलब इसी के तीसरे सेट से वो काम हम शुरू कर देंगे। साइंस का भी प्रश्न क्या हालूदा एकदम फालूदा बना के आपको देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्पंद राजू की बहन है। यहाँ देखिए ये राजू हो गया, तो राजू तो बॉय हो गया इसलिए प्लस कर दिए, इसकी बहन है स्पंदन, तो स्पंदन बहन है बराबर में लिख दिए, इसको माइनस कर दिए। राजू की पिता, तो इसके ये हो गए पिता, ये मान लीजिए कुछ भी पिता है तो इसको एक्स कर दिए। इसके पिता के ये बहन है तो ये माइनस हो गया, बहन है। तो स्पंद से क्या संबंध है? अब एक बात बताओ, ये दोनों भाई बहन है, ये बाबूजी, तो ये बाबूजी के बहन कौन लगेंगे? फुआ। अब यहाँ प्रश्न कैसे पूछ रहा, स्पंद से क्या संबंध है? स्पंद से, तो स्पंद से न कह रहा, तो एने से बढ़िए, एने से बढ़िए, तो इसका जब इसका ये बुआ है तो इसका भी क्या होगा? बुआ ही होगा, इसका भी क्या होगा? क्योंकि लास्ट में फोकस करना है दोस्त, लास्ट में फोकस करना, जिससे पूछे ना उसी से आगे की ओर बढ़ना। जैसे यहाँ स्पंद से पूछ रहा तो स्पंद से आगे की ओर गए, तो इसकी फुआ हो गई ना, बुआ हो गई। अगर ये उसकी पिता की बहन को स्पंद कौन लगता तब भतीजी आते, लेकिन स्पंद को कौन लगेगा तो वो उसकी क्या लगेंगे? बुआ लगेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है। चलिए 4 नंबर प्रश्न आइए। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर पहुंचती है। ठीक है, अगली बार वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है
परंतु फिर भी वह 10 मिनट से देर से ही पहुंचती है, तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है? ठीक है, ऐसा प्रश्न दिया। प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा सा सोचने वाला है लेकिन बहुत आसान तरीके से। चलिए पहले इसको हम सब सोच लेते हैं और फिर आसान तरीका से सोच लेंगे। जैसे मानो कि यहाँ मधु का घर है और ये स्कूल है, तो ये x दूरी हो गया, ये कितने दूरी हो गए? x दूरी हो गया। अब कह रहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर पहुंचता, और 15 मिनट इसको क्या कर दिया, देरी से ही पहुंचा। कब? जब 10 किलोमीटर। तो देखिए समय, समय बराबर सूत्र क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। अगर वह इस दूरी से अगर ये चीज चल रहा तो इसको पहुंचना था टी समय में, पहुंचना था टी समय में, लेकिन 15 मिनट देर पहुंच रहा, अर्थात टी प्लस 15 हो गया, टी प्लस 15 हो गया। सूत्र पे सोचो, सूत्र पे सोचो, बहुत अच्छे तरीके से कटेंगे। समय, ये समय हो गया, तो समय टोटल लिया कितना, कितना समय लिया था? 15 मिनट देरी लिया था। 15 मिनट देरी वाला, ऐसे तो टी घंटा में पहुंचता ही, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसको समीकरण 1 कर दो या इसको इधर गुना में भेज दो, तो 10 इंटू टी प्लस 15 समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पुनः प्रश्न से देखिए क्या करा, यदि वह अपनी गति को 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब अबरी x किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर तय करता, फिर भी वह 5 मिनट देरी लेता, तो t प्लस फिर भी 5 मिनट लेता, तो x बराबर क्या हो गया, 12 इंटू टी प्लस 15। तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी अर्थात x का मान पूछा। अगर हम इसमें अगर वैसे तो समीकरण 1 और 2 में देखिए x बराबर कर दिए, कोई बात नहीं, हम t ही निकाल लेते हैं, अगर समय पता रहेगा तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर है, तो इधर हो गया 10 इंटू टी प्लस 15 अब बराबर 12 इंटू टी प्लस 15, टी प्लस 15। ठीक है, नहीं यहाँ 5 मिनट देरी ले रहा था, ये तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, समीकरण ये रहा 2। तो t इंटू 10 इंटू टी प्लस 15 और बराबर 12 इंटू टी प्लस 5। इसको काट दिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, तो इसको 5t और 15 पचे 75 और बराबर 6t और 6 पचे 30। तो उधर भेज दिए, तो 75 और 30 इधर ले आइए, तो 6t माइनस 5t। तो ये 75 इधर हो गया, 40 30 70 होता है ना, 40 30 70 तो 45, अर्थात t बराबर ये 45 हो गया। अब देखिए, अब देख लेते हैं उसमें ये 45 मिनट वो ले रहा है समय टोटल। अच्छा एक बात बताइए कि अगर वह t का मान हम समीकरण 1 में रख दे तो x आ जाएगा, x बटा 10 इंटू 45 प्लस 15, तो x बटा 10 और ये हो गया 45 पास 60, ये मिनट में हो गया, मिनट में है। ठीक है, और x बराबर तो 60 मिनट और इधर ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा लिख सकते हैं, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये 10 को x है, क्योंकि x क्या दूरी, तो दूरी बराबर ऐसे भी 4 गुना समय होता, तो 10 इकाई 10 अर्थात 10 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा वो, उसके घर से वहां तक की दूरी 10 किलोमीटर होगा। क्या होगा, 10 किलोमीटर। तो थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा, चीज समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ये हमारा दूसरा सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है, तो दूसरा सेट में तो इतना फास्ट है, तो समझ रहे हैं ना, तीसरा चौथा आते आते तो धुआं छोड़ा देंगे। चलिए क्या कह रहा आपके एक प्रश्न, चलिए एक प्रश्न दिया गया है MNAK, क्या MANK है। ठीक है, एक पंक्ति में खड़ा करना, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे और सबसे लंबे में स्थिति व्यस्त करें तो सबसे अंत में कौन खड़ा होगा। देखिए A है जो K से छोटा है, तो यहाँ K है, K से छोटा है A है जो K से छोटा है, तो इसके नीचे लिख दिए। फिर कह रहा है कि M है जो A से छोटा है, तो A से छोटा M हो गया। और उसके बाद इसमें पूछ रहा है क्या कि तो अंत में सबसे कौन खड़ा था। देखिए यहाँ K हो गया, लिख दिए, A लिख दिए, M लिख दिए, N तो लिखवे नहीं किए, तो N का स्थान निश्चित नहीं किया, इसीलिए उत्तर देने के लिए दोनों कथन अपर्याप्त है, अर्थात पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ n की स्थिति या तो n यहाँ हो सकता है या n यहाँ हो सकता है। तो जब ई क्लियर करवे नहीं किया है तो ये पूरे प्रश्न है ही नहीं है, अर्थात ये दोनों कथन इस उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए 3 नंबर ऑप्शन दिया। चलिए 6 नंबर प्रश्न आइए। 2018 के लिए पश्चिम बंगाल में उच्चतम न्यायालय पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। तो आशा भोसले को। किसे किया गया, आशा भोसले को। तो हमने क्या बोला कि इस सेट भर आज भर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना है बस, उसके बाद तो फिर जीके और जीएस करंट सबके तहलका मचाने वाले हैं। निम्नलिखित में विषम को पहचाने। देखिए ये से इसका उल्टा बी है, इसका उल्टा टी है,
टी है तो टी के उल्टा टी ही होता, टी के उल्टा टी ही होता, एल वाला उल्टा था, सी ही भिन्न है, सी भिन्न है। तो यहाँ देख लीजिए सी है 4 नंबर में दिया हो, इसीलिए सी 4 नंबर में। यदि पिता अपने, कह क्या रहा, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब बाबूजी हैं 48 वर्ष के, अब बेटा है 28.8 वर्ष के, तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की क्या थी। तो ये जब पैदा इसको जीरो करे का मतलब कि 48 में 28.8 घटाएंगे तब ना, कि जब बेटा जन्म लिया था उस समय बाबूजी की उम्र क्या था। तो अभी बेटा की उम्र 28.8 वर्ष है, तो इसको पीछे आ जाते हैं। तो 10 में से 8 गया, 2 हो गया 8, आयु तो पैसा ले लिया था, 17, 17 में से 8 गया 9 और ये 19, अर्थात अभी उस समय जिस समय बेटा जन्म लिया था उस समय उसके बाबूजी के 19.2 वर्ष थे। तो वो पूछ रहा है कि तब जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का, तो ये देखिए उस समय का, उस ये बाबूजी की आयु और अभी के वर्तमान आयु का, अभी के वर्तमान आयु अर्थात 28 पॉइंट, अभी के वर्तमान आयु उसका कितना है 28.8 में कितने का अंतर है, तो ये 2/3 का अंतर हो जाएगा। अभी हम लिख दिए बाबूजी के उस समय के उम्र है जब छोटा जन्म लिया था, मतलब उसके पुत्र जन्म लिया था, ठीक है, तो ये उस समय की उम्र है, और उसकी उम्र अभी के ये हो गया अभी उस बेटा का उम्र, तो वर्तमान आयु कितनी गुनी है जो पूछा, तो बाबूजी के उस समय वाला उम्र आई, बेटा के अभी वाला उम्र के दे दीजिए, दशमलव दशमलव खत्म, और 192 और 288, तो इसको काट दिए तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, 14, 144, ये 48 और ये हो गया 72, तो ये इसको बर चौके 48, 12 छक 72, 4/6 और इसको 2/3, अर्थात 2/3 है, अर्थात 2/3 है। ऐसे ये प्रश्न ये पूछा था, तो थोड़ा सा माइंड लगाइए इसमें। 8 के बाद 9 नंबर कह रहा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई पार्टी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, लेकिन तो वही तो है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में किया था। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एफ, एस और डी, जो एफ है वो एस और डी का पिता है, तो एस हो गया और ये डी हो गया, इसके बाबूजी हो गए एफ, तो इसको दोनों को ऊपर कर दिए तो ये प्लस बाबूजी हो गए। डी की बुआ, तो डी के ये हो गया इसकी बुआ, अर्थात डी की बुआ की बेटी ई है, तो ये देखिए डी की बुआ, ये बुआ हो गया इसका, ये बुआ हो गया, तो ये माइनस हो गया इसकी बुआ, तो इस बुआ की ई क्या निकल गई बेटी, ये बेटी निकल गई, ये बेटी, तो ये माइनस हो गया। अच्छा तो ये दोनों तो भाई बहन न हो गया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, तो इसके बाबूजी और इसकी बुआ अर्थात इसके बहन, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी बेटी हो गई। तो अब क्या पूछ रहा, एफ का ई से क्या संबंध, एफ का ई से, एफ का ई से आगे बढ़िए, ई से क्या संबंध है, तो एफ का ई से क्या संबंध है, ई से इधर से बढ़िए, तो देखिए ई इसकी बहन हो गई, अब बहन की बेटी, तो ई इसकी भागनी लगी। अब ई से पूछ रहा था, ई से तो एने से जाएंगे, तो ई हो गया एक भागनी, तो ई इसका मामा हो गया, ई इसका मामा हो गया, ठीक है। प्रयास रखना, देखिए क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि जो लास्ट में पूछे उससे की ओर बढ़ना, ई से क्या संबंध है, तो ई से इन्हें बढ़ेंगे तो उसका मामा हो गया, ठीक है। 11 नंबर चलते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। 11 नंबर कंप्लीट। 12 नंबर प्रश्न आइए, 12 नंबर क्वेश्चन आइए, 12 नंबर प्रश्न आइए। देखिए 12 नंबर प्रश्न आइए, उला लाइट जला लीजिए ना, वो वाला, हाँ, तो वहां ले जाइए ना ये भी, हाँ, इसको भी देखिए क्या कह रहा, किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान इतना दिया, किसी तत्व, 12 नंबर प्रश्न आते हैं, और प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि किसी समस्थानिक का द्रव्यमान 298, तो देखिए द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर दोनों होते हैं, और इसमें क्या रहा, न्यूट्रॉन का मान कितना दिया, 189 दिया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 189 दिया, ठीक है, 189 दिया, तो उसके परमाणु की संख्या, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इसमें से घटा दीजिए, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 8 गया 0, और 2 में से गया 1, 109, तो ये रहा 109, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान में हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर, दोनों का योग होता, और न्यूट्रॉन तो अकेले हो गया, और ये प्रोटॉन उसकी परमाणु संख्या हो गई, तो पूछ रहा तो उससे घटा दिए, ये प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या निकल गया,
परमाणु संख्या निकल गया, परमाणु संख्या निकल गया। तो 109 इसका परमाणु संख्या हो गया। 13 नंबर प्रश्न आइए। 13 क्या करा, सभी जीव जंतु, प्रश्न में देखिए कथन निष्कर्ष वाला दिया है, करा सभी जीव जंतु पौधे जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग है। मतलब आज जाहिर सी बात है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा ऐसे भी पढ़ते हैं कि पर्यावरण, जीव जंतु, पौधे जितने भी सब हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र हैं और जैव विविधता के अंग है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण का संरक्षण में योगदान देता है। ये भी बात सही है क्योंकि जीव जंतु भी पर्यावरण को संरक्षित करता, पौधे भी, जानवर भी। अब इसकी धारणा पहला क्या कह रहा कि भवनों तथा सड़कों के निर्माण के समय आसपास की वृक्ष की रक्षा कर पर्यावास को निर्मित अथवा संरक्षित करना चाहिए हम सबको। और दूसरा कह रहा कि जैव विविधता, जैव विविधता के इसमें जो कह रहा है वो समझना, सिर्फ स्पेशल दिमाग नहीं लगाना। जीव जंतु, पौधा, जानवर, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अंग है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण को संरक्षण में योगदान देता है। अब देखिए संरक्षण में योगदान देता बहुत अच्छा चीज है। भवन, सड़क के निर्माण के समय आसपास के वृक्ष की रक्षा कर पर्यावास को निर्मित अथवा संरक्षित करना चाहिए। भवन अथवा सड़क के निर्माण के समय आसपास, देखिए भवन और सड़क निर्माण के कोई बातें नहीं उसमें कहा, इसीलिए इसके बारे में हम सोच में नहीं करेंगे। पहला तो ऐसी गलत हो गया, कुछ नहीं सोचेंगे, अपने से कुछ नहीं सोचना होता है इसमें। जैव विविधता को सुरक्षा, सतत विकास मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा का प्रवाह पर निर्भर है। इसमें किसी भी प्राणी को लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के अहम भाग की क्षति पहुंचता। ये बात सही हो सकता है क्योंकि उस संरक्षित इसलिए करने के लिए कह रहा कि पर्यावरण को संरक्षण में योगदान देता है, तो इसको भी हमें संरक्षित करना चाहिए। इसीलिए केवल धारणा दो अंतर्निहित है, एक वाला गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, प्रश्न इधर दिया गया है, इधर प्रश्न देखिए दिया गया रीजनिंग का प्रश्न, यहाँ स्टार बनाए गए हैं, इस हिसाब से यहाँ तीर बनाए गए हैं। तो फिर देखिए ये जो यहाँ हम सब गौर करना है क्या कि ई जो देखिए ई जो सबसे लास्ट में है जिसको सबसे फर्स्ट में ले आया, तो उसी प्रकार ई जो सबसे लास्ट में है, सबसे देखिए यहाँ क्या हम बोल रहे हैं, ई जो सबसे लास्ट है उसको फर्स्ट ले आया, तो यहाँ जो ई सबसे लास्ट है उसको सबसे फर्स्ट में ले आओ, सबसे फर्स्ट में ले आओ। तो फर्स्ट में देखो तो ये इसके लास्ट वाला इसके फर्स्ट में, तो इसके भी लास्ट वाला इसके फर्स्ट में आना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, हाँ तो इसके लास्ट वाला फर्स्ट में तो आया है। यहाँ देख लीजिए, देखिए ये जो लास्ट में दिया है वो फर्स्ट में आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है फर्स्ट में, खत्म बात है। तो डी होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा। और कुछ मत सोचिए, इसका जो लास्ट वो इसका फर्स्ट, तो जो इसका लास्ट वो इसका फर्स्ट, और इसका फर्स्ट में डी है और डी ऑप्शन दो में है, इसलिए दो को मारेंगे। चलिए आ जाइए, क्या करा, कोड भाषा में यदि देखिए किसको किसको क्या लिखा जा रहा है, LUCK को क्या लिख दिया गया, L2U1C3K1। इसको देखिए लिखा कैसे गया, तो L का मान L 12 होता है, U 21 होता है, C 3 होता है, K 11 होते हैं। इसमें देखिए इसका लास्ट अक्षर यहाँ 2 लिख दिया गया, U का एक अक्षर यहाँ लिख दिया गया, ये 3 को 3 लिख दिया गया और इसका अंतिम को यहाँ 1 लिख दिया गया। उसी प्रकार देखिए हमके पास XEROX है, तो X/Z ना होता है, X/Z, तो 24, ये 5, ये R है, तो PQRS तो 19 और O के मान 15 और ये मान 24, O ये मान 24। क्या कर रहा है, जाओ खेलोगन तुम सब। तो यहाँ देखिए ये X रहेगा और यहाँ से 4 नीचे, पूछा क्या जो देखिए अंतिम कोड का अंक कितना होगा, तो ये X के बाद अंतिम कोड में ये 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 लिख दिए, तो ये 4 है तो 4 लिखेंगे, तो आंसर सिर्फ 4, सिर्फ आंसर 4, इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो 15 का 1 हो गया। उसके बाद आ जाइए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आइए। 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर एक त्रिभुज दिया हुआ, 16 नंबर प्रश्न एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज को समझिए और समझ के बताइए कि क्या दिया गया। यहाँ x का मान पूछ रहा, तो ये जो बहिष कोण होते हैं सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तो ये वाला जो कोण है ये दोनों कोण के योग के बराबर होंगे, तो x बराबर 72 डिग्री प्लस 69 डिग्री, तो x बराबर हम लिख देंगे 9 2 11 के हाथ में 7 6 13 1 14 141 डिग्री। दूसरा कह रहा ACB का मान है 180 डिग्री माइनस x डिग्री, तो इसमें पूछ रहा कौन पर्याप्त है, तो हम तो कहेंगे x के मान के लिए पहले ऑप्शन पर्याप्त है। अगर पहला चीज दिल ही नहीं होता आई दूसरा दिले होता तो क्या फायदा हमको,
इसलिए केवल एक पर्याप्त है, क्योंकि दूसरा सिर्फ दे देता, इतने देता, ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अब इसमें एक्स डिग्री का मान पूछता तो दूसरा से हम सब कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते थे, लेकिन फर्स्ट से तो मान हम निकाल दिए ना, इसीलिए पहला ही केवल पर्याप्त है, पहला ही केवल पर्याप्त है। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, भूमि का एक त्रिभुजा भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः इतना है, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक क्या त्रिभुज, ये 72, ये 30, ये 78। अब इसमें 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का लागत पूछ रहा। अब ये त्रिभुज है तो इसको हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना होगा, हीरो के सूत्र से इसका क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या हीरो के सूत्र प्रयोग कीजिए तो और इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकल जाएगा, हीरो के सूत्र से। इसका हम थोड़ा सा देख लेते थे कि कैसा क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा, थोड़ा हम उधर देखें तो ये लाइट की वजह से धुंधला था। देखिए इसको क्षेत्रफल निकालिए तो एस बराबर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस के मान 72 और 30 प्लस 78 बटा 2। तो यहाँ देखिए एस बराबर, तो 8 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 3 10 17 1 18 180 बटा 2 अर्थात 90। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये प्लस होता नहीं। अब देखिए एस का मान 90, अब यहाँ ही देखिए तो 90, ऐसा करते हैं 90 में से एक इसको घटा दिए, 90 में से डायरेक्ट कर रहे हैं, 90 में इसको ए मान लेते हैं, तो 90 में से 30 गया 60, फिर 90 में से 78 घटा दीजिए, तो इधर हो गया कितना 12, और फिर ये 90 में से 72 घटा दीजिए, तो ये हो गया 18। अब इसको देखिए तो 90 और 60 है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको 9 गुना 10 लिख दीजिए और इसको 6 गुना 10 लिख दीजिए, और इसको 6 गुना 12 लिख दीजिए और इसको 6 तिया 18 लिख दीजिए। उसके बाद एक बार और तोड़ दीजिए, तो इसको 3 तिहाई 9 कर दीजिए, और ये 10 है ये है, तो इसको 6 6 है ये, तो अभी क्या चाहिए था, ये लास्ट में 6 तिया 18 किए थे, तो सब तो है ये जोड़ा में। अरे गुणनखंड तोड़िए ना सर, निकल जाएगा। इसको 90 तो इन 9 से तो 3 निकल ही जाएगा, 9 दहेंगे 90 हो गया। 60, तो इसको 60 को हम 10 और गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं। ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, और 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18। तो देखिए ये 2 गो 9 है तो एगो 9 निकल गया, ये 2 गो 10 है तो एगो 10 निकल गया, ये 4 से 2 निकल गया, ये 3 से एगो 3 निकल गया, और ये 2 से एगो 2 निकल गया, तो ये 9 3 दूना 6 और दूना 12। अब बरनमा 78 से 108 है एगो 10, तो 1080 हो गया, और ये 1080 वर्ग मीटर आ गया। अब 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर से, तो इस 1080 को 20 पैसा में गुना करके और रुपया बदलने के लिए 100, क्योंकि सब रुपया में दिया था, 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 108 गुना 2 बचा, तो 216 रुपया लगेगा पूरा में करने में, 216। ये देखिए इसको हीरो के सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाले प्यारे मित्रों, और क्षेत्रफल को जो प्रति वर्ग मीटर से दिया था उसमें गुना कर दिए। 17 के बाद चलिए 18 नंबर, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक देखिए शंकु बनाना है, ये रहा, हम शंकु बना दिए, ठीक है। अब इसको देखिए शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, तो इसकी ये रहा ऊंचाई, तो 24 और तिरछी ऊंचाई 25, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस परिमेय में 24 25 तो ये 7 हो गया, त्रिज्या 7 हो गया। पाई के मान दे है ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई के मान 22/7, आर के मान 7 और एल के मान 25 दिले है ये, इसको काट दीजिए, तो ये 22 गुना 25, अब 22 को लिख सकते हैं 11 गुना 2 और गुना 25, और ये 25 गुना क्या हो गया, 25 गुना 50, 11 पचे 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, पाइथागोरस परिमेय 25 24 तो ये 7। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितना का एलसीएम ज्ञात करने का है, 16 24 36 52 54, तो क्या करते हैं आप एलसीएम में निकाल देते हैं, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 18 दूना 26, 26 दूना 52, 27 दूना 54,
दो बार में 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 और 13 और 27। दो बार में 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 और 13 और ये 27। तीन बार में 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 13, 9 तिया 27। फिर 3 बार में 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 13 और 3 तिया 9। ठीक है, सबको गुना कर दो। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये 16 हो गया। 3 तिया 9 तिया 27। 16 गुना 27 गुना 13, 16 गुना 27, 16 गुना 27 गुना 13। तो गुना सबको करना होगा, गुना करना होगा, आ ही जाएगा। 27 गुना 16, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12, 4 16, 7 और ये 2, तो 2 7 6 13, 3 हाथ में 1, 2 1 3, 332 को 13, तो इसको 13 से कीजिए ना डायरेक्ट, तो 13 दूना 26 के 6, 26 के 6 हाथ में 2 तृतीया 39 और 2 41 के 1 हाथ में 4 और तृतीया 39, 4 43। गलती हो गया, गलती हो गया। इसका एलसीएम निकालने में क्या मिस हो सकता। देखिए इसको एलसीएम निकालिए, अपने खुद से निकालिए, इसका एलसीएम खुद से निकालिए, क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम है, इसमें एलसीएम में क्या सोचना। लेकिन देख रहे हैं ना, फिर से गलती हो ही गया, गलती हो ही गया। यही तो एग्जाम में कमजोरी है, इसी वजह से तो रिजल्ट नहीं होता है, इसी वजह से रिजल्ट नहीं होते हैं कि एक बार में किए 26 दूना 52, 27 दूना 54, छोड़ के आगे निकले हैं। लग रहा ई के जगह गलती होगी, ई के जगह गलती होगी, और इसी के वजह से पहाड़ बड़े गिरते हैं और बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं होता। क्या रिजल्ट होगा, ये देखिए ना, एलसीएम निकालने में दिक्कत है। 3 2 इकाई 2, 1 3 तिया 9, 13 9 तिया 27। फिर 3 लगाए, 2 इकाई 2, 1 और 3 और 13 और 3 तिया 9। 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, तो 16 गुना 27 गुना 13, तो इसको 27 रह दीजिए, और 16 तिया 48 के 8 हाथ में 4 और 16 इकाई 16 4 20, 208। 208 को 27 से गुना कीजिए, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, ये 7 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 6 5 11 और 4 1 5 1 6 और 4 1 5, 56 16। ठीक है, तो कभी होता है कि फास्ट करने के चक्कर में ले डूबे सना, और इसी वजह से रिजल्ट भी गिरता है। कि सोच लीजिए ना कि सब मैथ कंप्लीट हो सकता है और एलसीएम को 2 बार करना पड़ेगा, ये सपनों में कभी करा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एथेन का विद्युत डॉट क्रॉस बताएं। तो देखिए एथेन का विद्युत डॉट क्रॉस जब बनाएंगे ना, तो इस तरीके से बनेगा, और इसीलिए इसका ऑप्शन सी लिया है, तीसरा लिया। ठीक है, तीसरा लिया, और हम बोले हैं कि ये दूसरा सेट हमारा चल रहा है, तीसरे सेट तक साइंस को भी तोड़ना शुरू कर देंगे परिपूर्ण रूप से, फिर तो सेट वाला सॉल्यूशन और लंबा चला जाएगा। 90 ऑस्कर अवार्ड में से किस मूवी को द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता था, तो द शेप ऑफ द वाटर ये जीते थे। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं, ललन टॉप, सबसे आसान नेट पोछवा प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न, मिट्टी का, क्लास 10th के बिहार बोर्ड में ये सब प्रश्न तो एकदम हिला के दे ले रहता है। इधर से आ जाइए, दर्पण के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए ये जो कलरफुल है वो बॉक्स है, जब बन जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे रहेंगे, यहाँ आपका चरकूटा चला जाएगा। ऊपर वाला भाग में तो पहले यही मिला लीजिए, इधर बॉक्स इधर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी देखिए दोनों कलर है, इसलिए भी नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सिर्फ इतना से ही छट गया, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया 23 का। 24 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया गया है, ए इंटू ए बटा ए बराबर 7, तो ए इसका स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ देना होता है, तो 7 49 और 2 51। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस से प्लस में आया है, तब अगर प्लस से माइनस में जाता तो 2 घटा देते, आएगा तो कभी संभाल लेंगे उसको भी। फोकस रखना, माइनस से प्लस में जा रहा, स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, माइनस से प्लस में जा रहा, स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए डायरेक्ट। धातु के किस गुण के कारण पत्थर बनाने, तो पत्थर मतलब पतला चादर, जो आघात वर्धनीय गुण के कारण पीट पीट के पतला चादर बनाया जा सकता, और तन्यता गुण के कारण उस खींच करके लंबा किया जा सकता, तो आघात वर्धनीय गुण, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। उसके बाद आई एक प्राकृतिक संख्या इतना 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 को विभाजित, क्या दिया गया कि एगो प्राकृतिक संख्या 9 है, 10 है, 12 है या 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 ही शेष बचना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आंख बंद करके इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 बार में लगाएंगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये 15, 3 बार में लगा दीजिए, 3 तिया 9, 5 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 बार में लगा दीजिए 3 और ये 5 इकाई 5 और 2 है ये
तो ये 5 दूना 10 हो गया, 3 तिया 9 दूना 18, 180। तो 180 को तो भागा अगर इतना से देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचना चाहिए, इसलिए इसमें 3 जोड़ना होगा। तो 183, 183, ये चौथा हो गया। 26 के बाद 27 नंबर में आइए, क्या दिया गया, सभी नीले। प्रश्न क्या पूछ रहा, सभी नीले। ये देखिए सभी नीले, सभी नीले, ये देखिए रंग है, सभी रंग शेड है। यहाँ निष्कर्ष क्या दिया, सभी नीले शेड है, सभी नीले शेड है। देखिए अंदर से जब बाहर जा रहा तो सब होता है, अब बाहर से अंदर आता तो कुछ होता है। कुछ शेड रंग है, कुछ शेड रंग है, ये भी सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष सही है, इसीलिए 2 हो गया। 27 का 2। आ जाइए, भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने ऋण प्रदान हुए थे, तो $375 मिलियन ऋण लिया गया था। ठीक है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में, एक व्यक्ति 2 सेकंड में टाइम दिया है, 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। तो फिर खर्च किए गए ऊर्जा, खर्च किए गए ऊर्जा, तो इसका 2 सेकंड में काम कर रहा है एक व्यक्ति द्वारा, तो टाइम 2 सेकंड ले लिया, और जूल का काम करता है, 1000 जूल का काम करता है। तो उसके द्वारा खर्च किए गए एनर्जी, एनर्जी पूछ रहा, ऊर्जा पूछ रहा, तो इसका सॉल्यूशन ही चीज कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 29, तो ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसका ऊर्जा कैसे हम सब लोग निकाल लेंगे। ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर क्या सूत्र होता है, P बराबर क्या सूत्र होता है, शक्ति बराबर, क्योंकि उसी प्रकार लगेंगे, P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T, तो P बराबर W बटा T, तो P पावर कितना, तो कार्य कितना किया 1000, और समय के सेकंड 2 सेकंड, इसलिए P बराबर कितना, कितना वाट उसको चाहिए, कितनी वाट ऊर्जा, 500 वाट, कितने वाट, 500 वाट। 29 कंप्लीट। आइए 30 नंबर, क्या कर रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो उसमें से इसका एगो विकर्ण है जो 10 दे दिया है, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट हम सब सूत्र की ओर चलेंगे, 30 के लिए डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, क्या कि पहले विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर दूसरे विकर्ण की लंबाई के स्क्वायर, और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों भुजा हो गया। पहला विकर्ण दिया 10 के स्क्वायर और D2 का स्क्वायर नहीं दिया, 2 इंटू ए भुजा 8 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, दादा है ये 100 इंटू D2 का स्क्वायर बराबर 2, 8 64 बरोबर है यहाँ 144। तो इसको काट दीजिए, 50 दूना 100, तो 50 प्लस D2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 6 4 10 और 208 हो गया। अब इसको क्या करें, तो D2 का होल स्क्वायर, तो 208 में उधर 50 जाके घट गया, D2 का स्क्वायर 8 में से 0 8 और ये 15, 158 आ रहा। तो आ कहाँ रहा, मिस कहाँ की, मिस कहाँ पर हुआ, जो चेक कीजिए। सूत्र हमारा सही है, सूत्र हम इसी पे रखेंगे, इसी पे रखेंगे, ठीक है, इसी पे रखेंगे। इसका रूट में मान भले ही आएगा, तब जाके 17 दशमलव पूछा आएगा। तो D1 का मान कितना दिया, विकर्ण दिया 10 है, ये 100 हो गया। ये D2 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर 8 64 और बरोबर है यहाँ 144। तो D2 के स्क्वायर ये 100 प्लस, तो इधर काट के गलती किए, कटता नहीं, देखिए मिस यहीं पे किए थे, 4 4 8 6 4 10 और 208। तो D2 स्क्वायर बराबर, इसको गुना करके 100 घटाना होगा, 8 दूना 16 2 दूना 4 में से 100 घट गया। तो D2 के स्क्वायर बराबर 316, तो ये D2 बराबर अंडर रूट 316, जब इसको निकालेंगे तो 17.8 आएगा, 17.8 आएगा। ठीक है, क्या करा, 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले तो विराट कोहली। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें में कुल कितने तत्व मौजूद हैं, तो वहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, 1 2 3 4 5 6 तत्व। तो 6 वाला लिया, लेकिन उसके नीचे एक बॉक्स होते हैं जो खाली होता है, इसीलिए इसमें इसको नहीं रखा गया। टोटल 7 होना चाहिए, लेकिन 7 दिया नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। ठीक है, 32 के बाद आइए, 33 नंबर प्रश्न। प्रत्येक माह क्या पूछ रहा, प्रत्येक माह
कृतिका अपनी आय का 30% ये घर के किराए पर खर्च करता है। शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि प्रत्येक माह वो 63,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल मासिक आय, देखिए अगर उसका कुल आय 100 रुपया ले लें तो 100 रुपया में 30 रुपया घर पे कर दिया, तो बाकी 70 का 60% वो किस पे कर रहा, और शेष घरेलू व्यय पे तो कितना किया, तो ये परसेंटेज हटा 100, 42 रुपया, तो 70 रुपया में 42 रुपया खर्च कर दिया तो शेष बचा उसको 37 रुपया। अब वो क्या कह रहा है कि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया की बचत करता है, 6300 रुपया की बचत करता है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी, 6300 रुपया की बचत करता है। यहाँ बचत कर रहा है कितना के, 37 के, उसके कुल मासिक आय के लिए गुना 100, तो अब इसको काटिए, इसको काटना है। प्रत्येक माह वो 6300 रुपया की बचत करता है, तो इसको काटिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 6300 रुपया की वो क्या कर रहा, बचत कर रहा। और तो बचत की तुलना बचत से करेंगे, तो बचत की तुलना बचत से करेंगे तो हम सब लोग 70 में से 42 ये खर्चे कर दिया था, तो 37 थोड़ा बचेगा। जैसे यहाँ देखिए 30, 70 में से 42 कर दिया तो 70 माइनस 42, तो 10 में से 2 गया 8 और ये 6 में 4 गया 2, 28, ये 28 हो जाएंगे, और पर से पूरा के लिए 100, तो अब इसको काटिए, तो 14 दूना 28 और 3 दूना 6, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, फिर ऊपर कितना हो गया 3250 और 00 इंटू 14, तो 14 दूना 28 और यहाँ से 4 45, तो 34 42 30, 14 दूना 28, पूरा पूरी कट नहीं रहा है क्या, पूरा पूरी कट नहीं रहा, 6300 की तुलना 28 से और गुना 100, ओहो, प्रत्येक माह 6300 रुपया की वो क्या कर रहा, बचत कर रहा, 6300 रुपया की क्या कर रहा, बचत कर रहा था। 6300 की तुलना 28 से, और परसेंटेज के लिए 100, 7 चौके 28, 7 और 9 सत्ते 63, तो इधर हो गया क्या 900 गुना 100 और बटा 4, 25 चौका 100, तो 900 गुना 25, 00, 25 नमा, तो 25 अठी 200, 25 नमा 225, तो 5 हाथ में 22 हो गया, तो ये 22 लिख देंगे, 25 नमा 225, काटने पीटने में उबेगा, यही होता है ना कि मैथ बनाते 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 सेट में उब जाना, ऐसे लगता है उसमें बोर फील हो। जैसे अभी देखिए इस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं अभी, कि लग रहा है कि जैसे कि अब दलदल में जाके फंस चुके हैं, मतलब होता नहीं कि समुद्र में नदी में जब तैर रहे हैं तो लग रहा आसान है, महासागर में कूद गए तो तैरना हार्ड है। अब कैलकुलेशन सब पता है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क और पेन सही समय पे चल नहीं रहा, और यही प्रैक्टिस को करने के लिए तो आपके साथ जुड़े हैं, हम भी सोच रहे हैं कि दोनों काम एक ही साथ निपट जाए। यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई 3:1 में, इसका परिमाप 96 दिया, तो आयत के क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो ये 96, 2 एल के मान 3x प्लस ये x में लेना होगा 96, तो 2 और ये 4x हो गया, तो 96 बराबर 8x, तो बरोठी 96, x का मान x बराबर 12 हो गया। पूछा क्या है उसकी लंबाई क्या होगी, तो उसकी लंबाई के लिए 3x, तो 3 गुना 12, 12 3 36, उसकी लंबाई क्या हो गई 36 मीटर हो गई, ये 34 हो गया। आइए 35, धातु के प्रतिरोधकता का सही क्रम तो HgNiWag लिया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन और ब्रोमीन के परमाणुओं में खाली स्थान कक्षा कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए 36। और हम पहले बोले सेट तीसरा से एकदम इसका भी साइंस का भी एकदम फालूदा कर देंगे। उप परमाणु का नए है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जेनॉन नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। 37 के बाद 38 में चलिए, 38 में प्रश्न देखिए क्या पूछा है, x प्लस वाई बराबर 3, x इंटू वाई बराबर 2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का पूछा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ सूत्र रख देंगे, सूत्र ए क्यू बी क्यू का क्या जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें ना तो हम ए माइनस बी को जानते हैं ना ही किसी को जानते हैं,
तो फिर हम क्या करें, क्योंकि हमें a प्लस बी का दिया है, ऐसा करते हैं उसको q कर देते हैं। क्योंकि एक्स वाई का 2 दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसा इसको देखिए, ये सूत्र तो हम जानते हैं और रखना पड़ेगा इसी पे। हम इससे पहले हमको जानकारी क्या नहीं, ए माइनस बी नहीं, ए बी का मान पता है। ऐसा करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 और इसका मान 2 दिया। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 दूना 4 बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5। अर्थात इतना का मान भी पता हो गया, ई भी पता हो गया। ए माइनस बी हमको नहीं पता है, अगर ए माइनस बी हमको पता हो जाता तो काम हो जाएगा क्लियर। ए माइनस बी का मान कैसे निकालें, ए माइनस बी, तो इसको होल ए माइनस बी, तो देखिए इसको क्या करें, ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। नहीं सर रुकिए ना, हम ये सोच रहे हैं कि ए माइनस बी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो ए माइनस बी के स्क्वायर नहीं पता, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको पता है ना 5 और 2, और इसका मान कितना जानते हैं 2। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस 4, ए माइनस बी के स्क्वायर बराबर 1। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ रख देते हैं तो 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 हो गया, प्लस ए बी का मान कितना 2। तो 5 2 7, 7 ही कहाँ है 7। ऐसे तोड़ के बनाइए चाहे कैसे भी तोड़ के बनाइए, वो आपके मस्तिष्क पे निर्भर है। 39 परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय बल, क्योंकि वो केंद्र पे बल एक जो लगता है वो नाभिकीय बल। निम्न में से कौन से विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक का सही आरोही क्रम है। तो बर्फ, केरोसिन, ये तो इसका अपवर्तनांक सबके याद रखना होगा। बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सिंगा नमक इस तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, 48 लोग, और बोले ये कि साइंस के अगला सेट से एकदम उसका भी फालूदा टाइट कर देंगे। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में करता। ठीक है, ये पूरा काम हो गया। 6 दिन के बाद 4 कारीगर छोड़ के चल गया, मतलब 48 मजदूर 6 दिन तक काम किया। लेकिन अब है जो 48 में से 4 कारीगर चला गया तो 44 कारीगर है, और तो 44 कारीगर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको गुना कर दीजिए, 48 गुना 7, तो 48 और 7 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौके 28, 5 33, और ये 8 और 4 6 8 3 11, 4 3 7 1 8, 816 काम है। 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 चौका 24, 4 28, और ये 44 डे। तो 816 इस तरफ भी प्लस में आ गया, माइनस में -14 डे। इसमें घट गया तो 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया, 10 में 60 गया 2, और 7 में ये 5, और इस तरफ ही 14 भागा में आ गया गुना में, अब माइनस डी। काम कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको काटिए। अभी 44 नहीं है, तो यहाँ 44 इकाई 44, शेष बच गया 8, अब ये 88, 44, इसलिए डी के मान 12 आ गया। तो उसके बाद का काम पूरा होगा 12 दिन में। टोटल काम कई दिन में पूरा हुआ जो पूछता तो 12 दिन ही वाला, और 6 दिन पहले 12 6 18 दिन में, लेकिन शेष काम 12 दिन में। 3 बिंदु इतना 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनाने, और ये तो क्वेश्चन ही इग्नोर किया गया, तो इसको छोड़िए, हम सब इग्नोर करते हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि हर सेट में 2 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया। शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंध है उस तरह चालक, तो शिक्षक है जो कक्षा को क्या करता है, उसी तरीके से चालक है जो वाहन से संबंधित है, क्योंकि वाहन में मेन तो ड्राइवर है, क्लास में मेन तो शिक्षक है। क्या करा, सभी रेजर ब्लेड है, सभी रेजर ब्लेड है, और सभी ब्लेड धातु है।
मेंटल है, मेटल है। तो सभी धातु रेजर है, सभी धातु रेजर है, अंदर से बाहर में सब नहीं होता। कुछ धातु ब्लेड है, कुछ धातु ब्लेड है। ये सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। 44 के बाद 45 चलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में कितने शहरों के गरीबों के लिए 20 लाख घर मंजूरी? तो श्री वेंकैया नायडू, ये उस समय के करंट अफेयर है। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन है जिसके जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होता है? अमोनिया क्लोराइड। निम्न में से उत्तक में सबसे कठोर और दृढ़ तो स्क्लेरेने कायमा, पौधे में मजबूती प्रदान करता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके पिछले सेट में क्या पूछा था कि राज्यसभा को कौन सदन कहते हैं और लोकसभा को कौन सदन कहते हैं? तो राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। कल वाले सेट में पूछ लेता लोकसभा, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो उच्च सदन है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का, इसको भंग किया नहीं जा सकता, भंग किया नहीं जा सकता। एक प्रश्न कल भी इससे था और एक आज भी है। 1831 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन जो नई दिल्ली को राजधानी उद्घाटन किया था, क्योंकि 1931 में ही लॉर्ड इरविन और गांधी इरविन समझौता भी होता है, इसलिए 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन था 1905 में, लॉर्ड कर्जन था 1905 में। यहाँ क्या पूछ रहा प्रश्न देखिए, कितने मूलधन तक कितने एक्स मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज दर 10 वर्ष में साधारण ब्याज ब्याज बराबर मूलधन गुना समय इंटू दर, ये हटा नीचे 10, 1 0 से 1 0 खत्म, x बराबर 6/10 बराबर 1200। ठीक है, तो ये 6 दूना 12 हो गया, x बराबर 20 गुना 10 अर्थात 200 के मूलधन हो जाएगा 10 वर्ष में, ये 200। आंसर क्या आ गया? 200 रुपया का 6 वर्ष में 6% से 10 वर्ष में ब्याज 120 रुपया होगा, तो 200 रुपया। 50 के बाद एक मनुष्य देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी में संयुक्त विश्व कप 2019 का मेजबानी किया था? तो भारत। 51 के बाद 52 है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। कोई भी वस्तु, जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है और ये ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। दक्षिण विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा। ये जो ध्रुव है, ये जो पोल होता है, इस पर पोल होता है, यहाँ पे किसी वस्तु का भार क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होगा कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर है जो ध्रुव, इसका भार का मान कम होता है क्योंकि ये छोटकी जी का मान कम होता है। इसी में से प्रश्न पूछता है कि कोई भी वस्तु का चंद्रमा पर का भार, चंद्रमा पर का भार है जो पृथ्वी पर के भार के 1/6 गुने के बराबर होता है। ठीक है, 1/6 गुने के भार के बराबर होता है। भार है जो हमेशा बदलता है और द्रव्यमान है जो हमेशा नहीं बदलता। भार का न्यूटन से सूचित करते हैं। 1 kg में 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg 9.8 न्यूटन के बराबर होते हैं। इसीलिए ये उष्णकटिबंधीय उपशोषण और भूमध्य रेखा में नहीं, सबसे ज्यादा ध्रुव पर होगा जी का मान। उसके बाद आइए, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किसे किया गया? पिंक को किया गया था। निम्नलिखित में कौन से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो ये कॉलम की उपस्थिति नहीं होता है। आ जाइए 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया? 7 पर पावर 21 प्लस 7 पर पावर 22 प्लस 7 पर पावर 23 प्लस 7 पर पावर 24 को 25 से विभाजित करना है। यहाँ 7 पर पावर 21 कॉमन ले लीजिए, तो 7 पर पावर 1 और ये 7 पर पावर 2, 7 पे 3 और ये इतना ही रह जाएगा। 7 पर ये तो चला ही गया। अब यहाँ देखिए 7 पर पावर 21, ये 7 7 49 और 49 और 7, तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 7 चौके 28 और 8 6 14 34 300 मतलब 7 का क्यू 43। अब देखिए ये 7 पर पावर 21 को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इतना को जोड़ के जो आएगा उसको 25 से भागा दीजिए तो ये पूरी कट जाएगा। तो 7 पर पावर 21 गुना ये 0 हो गया तो भागफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 55 के बाद 56 है, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में करता है, जबकि अंजी उसी काम को 20 दिन में करता है।
वे 5 दिन तक तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 20-25-100, तो ये 25 चौका 100 है, 20-25-100 इसकी क्षमता हो गया। 100 कार्य करना है, वे 5 दिन तक एक साथ काम किया, 5-4-9, 9-5-45 काम कर लिया, शेष काम 55 बचा, 55। तो अंजी उसको कितना दिन में खत्म करेगा, तो 55 और अंजी के लिए 5, तो 11 बचे 55। अंजी उस काम को 11 दिन में खत्म करेगा। 55 के बाद आइए 56 नंबर, कौन सा वेन आरेख, शिखर बादल पर्वत, शिखर बादल पर्वत। तो देखिए ये तो निश्चित है कि पर्वत और शिखर एक साथ होता है, लेकिन बादल तो अलग हो जाता है, तो बादल अलग हो गया तो बी अलग हो गया, लेकिन शिखर पर्वत, तो शिखर है जो पर्वत पर ही होता है, तो पर्वत और शिखर ये दोनों एक साथ होंगे, इसलिए ये बी नंबर लिया। राजू पूरब की ओर 4 किलोमीटर गया, ये देखिए यहाँ से गया राजू पूरब की ओर 4 किलोमीटर, फिर बाईं की ओर मुड़ गया, तो ये 4 किलोमीटर के बाद फिर 3 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ गया था तो उत्तर की ओर मुड़ गया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ 3, 4, 5 हो गया, तो वो हमेशा 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर, तो ये पूरब और ये उत्तर, तो पूर्वोत्तर 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर की ओर है। 58 के बाद 59 नंबर आइए, क्या करा, दो संख्या का लघुत्तम महातम समवर्तक इतना, एक संख्या इतना, ये तो अरे ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम, एच सी एफ गुना एल सी एम। दो संख्या में से एक संख्या 672 दिले, बी नहीं दिले, एच सी एफ इसका, एच सी एफ एल सी एम दिले, तो एच सी एफ 32 दिले है और एल सी एम 4, 8, 42, 84, बी बराबर 32 गुना 42, 84 अब बटा 672। अब इसको काट दीजिए, तो 32 गुना 64, 32 गुना 64, 33 हो गया, नहीं कटेगा, लेकिन काटिए आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 32 और कितना 6, 7, 2 लाइए ना, 16 दूना 32, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 11 दूना 22, 8 दूना 16, फिर अभी भी 2 से कटेगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो ऊपर हो गया 4 गुना 42, 8, 7 और ये लास्ट में कितना 4 और नीचे कितना 59। अब इसको 59 से काटिए आ जाएंगे 204 आंसर आ जाएगा। ये 54 बार में कट जाएंगे, 54 बार में, तो 4 गुना 54, तो 4 गुना 54 नहीं 51 बार में कट जाएगा, 51 बार में, 4 इकाई 4 और 5 चौका 20, 204, 204। 59 के बाद 60 नंबर है, भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही हाई डेस्टिंग कॉरिडोर बनाने और तो उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध किया है, तो एशियन बैंक, एशियन विकास बैंक, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से अक्षर शुरू हो जाते हैं, तो आइए और धर्मवीर यहाँ से शुरू हो जाइए, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि कल वाले सेट में हम सब रीजनिंग, मैथ रीजनिंग को तो छोड़िए, लेकिन जीएस का भी एकदम काफ़ी ज़्यादा फालूदा बनाना है कि सेट भले ही 3 से 4 घंटा काहे नहीं चला जाए, लेकिन हिलने वाले नहीं है, तो यहाँ से आएंगे धर्मवीर जी और इसको सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा 61 से 60 से कितना, हाँ 61 देखिएगा 60 में 60 हो गया 61, हाँ कर दीजिए। देखिएगा 60 नंबर है, भारतीय डबल करने के लिए उस समय में 130 मिलियन दिया गया था, तो किस बैंक से दिया गया था, तो आंसर हमारा होता है एशियन विकास बैंक। अब आइए एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था, ठीक है। 1966 में इसका मुख्यालय मनीला है, मनीला, ठीक है। ये एशिया के बेसिकली जो एशिया में जो पड़ता है ना, एशियाई देश के लिए ऋण की उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था। आइए यूरोपियन बैंक की स्थापना 1998 में हुआ था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है पड़ेगा, इसका मुख्यालय 1998 जर्मनी में इसका, ठीक है, इसका जर्मनी में। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब आया था, तो 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समय, लाइट कुछ इफेक्टेड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आए हुए। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी आईएमएफ का जुड़वा वाहन कौन, आईएमएफ का जुड़वा वाहन, इसको बोला जाता है WB, विकास बैंक। इसकी भी स्थापना आया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1945 में ही किया गया था। अब आइए अफ्रीकन एशियाई बैंक की स्थापना तो 1964 में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय देखिएगा, इसका मुख्यालय है
आबिद जान में, आबिद जान में, आबिद जान कहेगा कौन सा देश में पड़ता है, तो इसका देश है आइवरी कोस्ट में, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट एक दक्षिण अफ्रीका में एक देश है, ठीक है। तो चलिए एशियन विकास बैंक हो गया, अफ्रीकन विकास बैंक 1964, इसका 1966, 1945, 1998। विकास बैंक का भी स्थापना कब हुआ था, 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर कहता है कथन में कि बच्चों में खाने की आदत, कह रहे हैं बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। मतलब बच्चों के खाने के लिए अच्छा विकल्प है। दूसरा में वो इसका ऑप्शन निष्कर्ष दिया कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। देखिए इसमें आदत की बात नहीं कहा, बच्चों में खाने की विकसित करने के लिए, मतलब खाने की विकसित करने के लिए बताया, ये नहीं कहा कि इसमें बच्चों को आदत लगाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। फिर कहा नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, इसमें रोग की बात कहा ही नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को ही बोलते हैं गर्भनाल। जब बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है या गर्भाशय में रहता है तो उसको भ्रूण, वो जो भ्रूण होता है उस भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से, ठीक है, प्लेसेंटा से, ठीक है। इसी प्लेसेंटा से उसको भ्रूण का पोषण मिलता है, मतलब खाना पीना मिलता है। उसके बाद इसी से उसका उत्सर्जन भी होता है, मल द्वार भी इसको त्यागा जाता है, प्लेसेंटा से ही इसका त्यागा जाता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। फिर इसमें आता है एक क्वेश्चन और, इसमें आता है कि भ्रूण कब बनता है, भ्रूण बनता कब, तो ये निषेचन के बाद बनता है, ठीक है। निषेचन के बाद कहेगा निषेचन के स्वरूप कौन सा बनता है, तो युग्मनज बनता है, युग्मनज, ठीक है। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जैसे ही निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है तो वहाँ एक कोशिका बनता है, दो कोशिका मिलकर अंडाणु स्पर्म मिल करके एक कोशिका बनता है जिसको नाम होता है युग्मनज। अगर कहेगा मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट, अगर मेल गैमेट पूछेगा तो स्पर्म होता है। कहेगा फीमेल गैमेट तो ये होता है अंडाणु। यही अंडाणु दोनों मिल करके निषेचन करके ये बना लेता है युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। कहेगा कि स्पर्म की पोषण कौन देता है, इसका पोषण कौन देता है, इसको सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, ठीक है। अगर ये तो यहाँ तक पूछा, उसके बाद पूछ देता है कि बताइएगा कि पौधों में तो होता है निषेचन, तो पौधों में जो निषेचन होता है उसको मेल गैमेट क्या होता है, पौधों को मेल गैमेट को क्या बोलते थे, परागकण, परागकण। कहेगा उसमें फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, उसमें फीमेल गैमेट को बोलते हैं बीजाणु, ठीक है, बीजाणु, ठीक है। कहेगा परागकण को पोषण कौन देता था, टीटाइनम, ठीक है, टीटाइनम होता है। उसके बाद आता है अपशिष्टों, कहेगा था भ्रूण को पोषण कौन देता है, यही देता है। कहेगा कि प्लांट में भ्रूण को पोषण कौन देता है, प्लांट में भ्रूण को पोषण भ्रूण पोष देता है, भ्रूण पोष, ठीक है, भ्रूण पोष। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ भी आता है कि भ्रूण पोष को भ्रूण को पोषण कौन देता था, भ्रूण पोष देता है। इसके आगे आवाज आता है कि भ्रूण को कौन सुरक्षित रखता है, तो फल रखता है। कहेगा कि परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, तो फल कहते हैं। परिपक्व बीजाणु को क्या कहते हैं, तो हम भ्रूण बोलते हैं। यही भ्रूण जाकर के बीज का निर्माण करता है, अंडाशय बनकर क्या बनता है, फल बन जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन कतब्बस तालिका में CO2 का उत्सर्जन मिलियन ट्रक में दिया गया, मतलब दिया गया। उसमें पूछ रहा 16 से 17 के बीच में CO2 का उत्सर्जन कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत। तो देखिए 2016 में 110 था, 17 में कितना हो गया 150, तो कितना का अंतर हुआ, कितना वृद्धि किया, तो 40 वृद्धि किया। 40 वृद्धि किया, कितना से वृद्धि हुआ था, 110 से। इसको प्रतिशत निकाल दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 400 हो गया। 400 के बटा 11 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 36.36 आंसर आ जाएगा। तो 36% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। चलिए आगे, चलिए 64 में को देखिएगा क्वेश्चन। कहता रक्त में शर्करा को स्तर में वृद्धि किस कोशिका द्वारा चलता है, रक्त में शर्करा
किस कोशिका द्वारा चलता है। देखिए एक चीज और होता है अग्नाशय में, अग्नाशय में देखिएगा, अग्नाशय, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका होता है। पहले वो अल्फा होता है, दूसरा में बीटा होता है, एवं तीसरा में क्या होता है डेल्टा कोशिका। कहेगा अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन बनता है, ग्लूकागन, ग्लूकागन। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा कोशिका से बनता है सोमैटोसिन हार्मोन, सोमैटोसिन हार्मोन, सोमैटोसिन हार्मोन। ग्लूकान का काम क्या होता है, तो ये रक्त शर्करा को बढ़ाता है, ठीक है, ये शर्करा को बढ़ाता है, ये शर्करा को कम करता है, ये शर्करा को कम करता है। और अल्फा क्या करता है कि इन दोनों को नियंत्रण रखता है, ये दोनों हार्मोन को, इन दोनों हार्मोन को ये नियंत्रण में रखता है, नियंत्रण में रखता है। तो इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से बनता है, तो पैंक्रियाज की किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से। अगर यही इंसुलिन की बीटा कोशिका अगर खराब हो जाता तो इंसुलिन की मात्रा कम जाता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगा तो ये शर्करा को कम करने का काम होता है। अब ये शर्करा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब खून में शर्करा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज, ये किसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज एक रोग हो जाता है। इसके लिए डायबिटीज हो जाता है तो इसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, तो लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें शुगर बढ़ जाता है, इसलिए चीनी उन्हीं को अवॉइड करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए चीनी देने के लिए तो कृत्रिम शुगर का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम शुगर। कृत्रिम शुगर में आता है एलिटेम, ठीक है, वह एलिटेम का ही प्रयोग करते हैं, ये कृत्रिम शुगर होता है। इसमें ऊर्जा नहीं मिलता लेकिन ये मीठा कर देता है, ये जो भी मीठा होता है उससे 17 गुना मीठा होता है, 17 गुना मीठा। तो हमारा क्या रक्त में शर्करा को शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिका द्वारा चलता है, मतलब वृद्धि का किसके द्वारा पता चलता है, जब शर्करा में क्या कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी होगा ये शर्करा क्या कर देगा, बढ़ा देगा, शर्करा बढ़ा देगा तो हमारा कौन सा होगा, ये जो होता है इंसुलिन हार्मोन किस अंग में होता है, तो अग्नाशय में। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अग्नाशय, ठीक है। आगे देखिए पित्ताशय, कहेगा पित्ताशय में क्या होता है, तो पित्त होता है। कहेगा पित्त बनता है कहाँ, तो ये पित्त बनता कहाँ, यकृत में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है। आगे पूछता है यकृत, यकृत क्या हो जाता है, तो ये यकृत जो होता है ये सबसे ज्यादा पुनर्जन्म करने वाला, ये जो सबसे ज्यादा पुनर्जन्म दर्शाता है, पुनर्जन्म सबसे ज्यादा दर्शाता है यकृत। कहेगा गुर्दा का क्या है, तो गुर्दा का अगर कोशिका पूछेगा तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। ये गुर्दा को ही किडनी बोलते हैं। ये किडनी का काम जो होता है खून को छानना, मतलब फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। इसी में जिसका किडनी खराब हो जाता है उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, ठीक है, डायलिसिस पर, मतलब कृत्रिम रूप से उसको खून को छाना जाता है, जिसको बोलते हैं डायलिसिस करना। ये गुर्दा के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। अगर यही गुर्दा के जो जानकार रहेगा उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याएं, दो सहअभाज्य संख्या ए और बी लघुत्तम समावर्तक है। देखिए सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मतलब होता है जिसका, को प्राइम नंबर मतलब होता है जिसका जो एलसीएम हो, जिसका एचसीएफ होता है 1 होता है। जैसे मान के चलिए 5 3, इसका एलसीएम 1 होगा, 5 और 8 इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो कहा कि इन सब का एलसीएम क्या होगा, जब इसका एचसीएफ 1 आता है तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ए गुना बी, मतलब ये दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो हमारा क्या कह रहा है, ए और बी क्या अभाज्य संख्या, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, ए गुना बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए गुना बी। देखिएगा कह रहा है इसमें इस तरह से है, क्यू का अर्थ है जोड़, जे का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है माइनस, के का अर्थ है भागा। तो के का अर्थ है क्या, भागा, तो के का अर्थ हम भागा लिख देते हैं। उसके बाद आता है क्यू का अर्थ है जोड़, क्यू का अर्थ है जोड़। उसके बाद आता है जे का अर्थ है गुना, जे का अर्थ है गुना। टी का अर्थ है माइनस, टी का अर्थ है माइनस। अब इसको सजा दीजिए कैसे कैसे होगा, तो पहले गुना, उसके पहले भाग, उसके बाद गुना। तो भागा दीजिएगा तो 3 6 का 18, 6 हो जाएगा, प्लस इधर गुना है, जे का अर्थ गुना था, 7 दूनी 14, इधर माइनस 8, 14 में से 8 गया 6 प्लस 6 बराबर 12 आंसर। देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव को दर्शाता है? तो आवर्ती दशमलव वैसा होगा जो नीचे में 3 आ जाए और ऊपर वो कटे ना, ठीक है, 3 आ जाए और ऊपर कटने वाला नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आवर्ती। जैसे देखिएगा 30, तो ये 3 8 24 कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 और 5 का गुणनफल, तो ये शांत होता है, ठीक है, ये आवर्ती दर्शन नहीं करें। फिर करिएगा तो 24/6, तो 6 चौका 24, 4 कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत। फिर आता है 9/24, तो काटिएगा तो 8, नीचे में बच जाएगा 30। अब ये 30 ऊपर में नहीं कटेगा क्योंकि 3 से 8 नहीं कटता, इसलिए ये हो जाएगा अशांत, ठीक है। ये बार बार भागा लगाते जाइएगा, ये नहीं कटेगा। बाकी ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये कट जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 3। कथा कांस्टेंट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है, कांस्टेंट धातुओं को मिलकर के धातुओं को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? देखिए कांस्टेंट धातु किसको बोलते हैं? ये कांस्टेंट धातु जो होता है मतलब कितना ताप बढ़ा दीजिए ना तो इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ता, मतलब इसको ताप बढ़ाने पर इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध स्थिर रहता है, प्रतिरोध स्थिर रहता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट धातु बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट धातु मतलब इसका ताप स्थिर रहेगा। तो ये कौन सा होता है? तो ये निकिल होता है। देखिएगा इसके द्वारा क्या चीज़ बनाया जाता है? निकिल, टाइटेनियम, लोहा और क्रोमियम। तो यह एक स्टेनलेस स्टील होता है जिसको बोला जाता है नाइटिनॉल, इसको नाइटिनॉल बोला जाता है, नाइटिनॉल। यह भी एक स्टेनलेस स्टील है जिसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा तो इसका उपयोग चिकित्सा उपकरण में। उसके बाद देखिएगा तो इसका प्रयोग जो होगा, इससे वो जो बनेगा कॉपर, निकेल, मैंगनीज से, इसका जो प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा इलेक्ट्रिक सामान बनने में। बाकी इसका जो होता है ये स्टेनलेस स्टील होता है, इसका प्रयोग हम जानते करते हैं किस में होता है, जितना बड़ा बड़ा उद्योग में होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये कॉपर और निकेल, जो बनता है कांस्टेंट धातु हमेशा किसके मिश्रण से बनता है? कॉपर प्लस निकेल से। इसमें 55% कॉपर होता है, ये 45% ये होता है। ऐसे जो बनता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट में भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देता है। इसमें सभी जानकारी कुल दिया। इसमें क्वेश्चन पूछा किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किया जाता है? तो देखिए सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 30% में कौन आता है? LM। तो सब तो 11%, 12%, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो 30% है कौन? LM। ये हमारा आंसर हो जाएगा LM। देखिए कहता प्रधानाध्यापक ने सभी कर्मचारियों को अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। मतलब एक पर्यावरण मतलब अनुशासन से संबंधित चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। अब आइए इसका निष्कर्ष में क्या कहता है? कहता कुछ अनुशासन मुद्दे जो पहले से उठाए गए थे। तो बात सही है, मतलब ये पहले से मुद्दा उठाया था, उस पर चर्चा कर रहा, उसको लागू करने के लिए बात कर रहा है। आगे प्रधानाध्यापक सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती नहीं। प्रधानाध्यापक संबोधित करेगी कब? प्रधानाध्यापक जब हुआ स्कूल से कोई रिलेटेड कोई काम होगा या अपनी बातों को देंगे तो हुआ ये चीज़ नहीं होता है, ये संबोधित नहीं कर रहे बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो पहला मुद्दा था उस पर ये बैठक बुलाई ताकि उसको और अच्छे से काम किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित। देखिए इसको बताइए इसमें कितने चतुर्भुज हैं, इसमें कितने वर्गों की संख्या, इसमें कितने वर्ग की संख्या? तो देखिएगा इसमें 1 होगा, 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6, एक ऊपर वाला कितना हो गया? 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। देखिएगा यदि एक वस्तु को 595 में बेचता है तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपया में बेचता हूँ तो होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? कर रहा कितना?
595 में बेचता हूँ तो 19% का लाभ होता है। अच्छा तो बताइए 19% का लाभ होने का मतलब वस्तु कितना में बेच रहा होगा? 119% में, ठीक है। 119% बराबर कितना होगा? 595। तो इसमें 100 निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी। हम इसलिए सीपी बराबर नहीं लिख सकते हैं, इससे को काटिए तो 19 बचे 95 5, इसको 100 में कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 500। इसलिए हमारा सीपी कितना हो गया? 500। हमारा क्रय मूल्य 500 हो गया। अब ये कह रहा कि अब इसको 475 में बेचता है। पहले 495 में बेचता था, 595 में बेचता था, 19% निकाला। अब कहता है कि हम 475 में बेचते हैं, तो कितना लाभ या हानि होगा? तो देखिए तो पूरा क्रय मूल्य कितना होगा? 500 और 475 में बेचता है, यानी 25 रुपया का लॉस होता है। तो ये 25 रुपया गुने 100 कर दीजिएगा, कट जाएगा। 25 यानी 5% की हानि होती है। 5% की हानि कहाँ है? 5% की हानि। देखिए दो संख्याएं का मसा 11 और उनका लसा इतना है, तो उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब लसा और मसा दे दें, जब लसा और मसा दे दें या दो संख्या दे दें तो उन दोनों का गुणनफल और लसा मसा का गुणनफल बराबर होता है, यानी LCM गुने HCF। LCM गुने HCF बराबर ये गुना बी, मतलब पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। अब LCM HCF कितना है? 330 गुने 11, पहली संख्या कितना? 55, तो ये दूसरी संख्या निकल जाएगा बी बराबर। अब काट दिए 11 5 55, 66 बार में कटेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 66। देखिएगा पानी के एक टैंक को 3 पाइप X Y Z के माध्यम से 5 घंटा भरा जाता है, मतलब X Y और Z ये तीनों मिलकर कितना घंटा में भर रहा? 5 घंटा में भर रहा। चलिए इतना क्लियर। अब कहता है Z पाइप Y से 3 गुना, यानी बना लीजिए X Y और Z। कह रहा है इसमें Z जो है पाइप से 3 गुना, मतलब ये Z है जो पाइप से 3 गुना। Z जो है बाई से कितना है? 3 गुना। अगर हम बाई को 1 रखते हैं तो Z कितना हो जाएगा? 3 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है तेज है और पाइप बाई 1 से दोगुना है। पाइप बाई 1 से कितना है? दोगुना, मतलब ये दोगुना है तो 1/2 हो गया। अब इसको सही कीजिएगा तो 1:2:6 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि X Y Z तीनों मिल करके 5 घंटा में करता है। अब इन तीनों का ये क्षमता कितना है? 6 2 8 1 9 क्षमता आ गया। तो आप पढ़े होंगे कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। तो ये क्षमता हो गया 9, समय लगा कितना? 5। तो ये टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क। अब कहता है पूरा काम को X अकेले कितने समय में करेगा, मतलब X कितना घंटा में भरेगा। तो X की क्षमता 1 है तो 1 से भागा दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 5 45 है, 1 से भागा देंगे तो 45। हमारा आंसर आज क्या आ जाएगा? 45, ठीक है। ये कोई बड़ा लंबा चीज नहीं, देखिए फिर से देख लेते हैं। 3 पाइप है X Y Z 5 घंटा में भरता है, X Y + Z 5 घंटा में भरता है, मतलब इसका समय दे दिया 5 घंटा में। अब इसको क्षमता दे दिया इस तरह से, इसको क्षमता निकालनी। और समझते हैं कि क्षमता गुने समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 9 गुने 5 45 वर्क। अब कहता है कि टोटल वर्क है तो तीनों मिल करके ने किया टोटल वर्क 45, तो कहता है एक कितना देरी में काम करेगा, एक कितना समय लेगा करने में। तो पूरा कार्य है एक की क्षमता से भाग दे देंगे, टोटल वर्क बटा पावर देंगे तो समय निकाल देता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 45। देखिए एक प्रश्नवेदी यौगिक है। देखिए प्रश्नवेदी यौगिक उसको कहते हैं, प्रश्नवेदी यौगिक जो नमी को सोख लेता है, जो क्या करें? नमी को सोख ले, जो नमी को क्या कर ले? सोख ले, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवेदी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवेदी यौगिक। अब आता है प्रश्नवेदी यौगिक कौन है? तो 2 होता है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, उसके बाद आता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब P2O5। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रश्नवेदी यौगिक है, प्रश्नवेदी यौगिक। लेकिन कहेगा सबसे ज्यादा कौन है? तो मैक्सिमम यही आता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम दर्शाता है यही प्रश्नवेदी यौगिक। उसके बाद पूछता है कि बताइए कली चूना किसको कहते हैं? कली चूना, ये कली चूना को ही बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको ऑप्शन होता है CaOH का
होल टू, इसका अनुसूत्र होता है CaOH का होल टू। आइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, H2SO4 इसी को बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, ठीक है, ये अम्लों का राजा। फिर कह देता कि अम्लराज क्या होता है, अम्लराज, एक होता अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज होता है 3 गुना HCl, 3 गुना HCl और 1 गुना होता है HNO3, HNO3, 3 गुना HCl, तो इसको बोलते हैं अम्लराज। एक होता है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होता है SO2 और NO2 के कारण, ठीक है, SO2 और NO2 के कारण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्वेदी यौगिक किसको कहते हैं, जो नमी को सोख ले, ठीक है, नमी को सोखने वाला एक मैग्नीशियम क्लोराइड है और पेंटा ऑक्साइड, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 4 दोनों, मतलब हमारा आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है, हमारा ये दोनों नहीं होगा। देखिए अकारा, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा, प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश की मात्रा होगी 6 मिनट में। अच्छा एक बताइएगा, किसी मतलब प्रवाहित मतलब ये चालक, इस चालक में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इस प्रवाहित होने के लिए एक फार्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT, मतलब करंट कितना करंट चल रहा है उसको समय से गुना कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाना, आवेश। तो देखिए धारा का मान कितना है, 0.6, 0.6, कह रहा कितना 6 मिनट, यहाँ 6 मिनट लिख देंगे, लेकिन मिनट को हमको सेकेंड में लिखना था, यहाँ 60 से गुना कर देंगे, अब गुना करिएगा तो 216 आवेश हो जाएगा, इसको जो हम बोलते हैं क्या, कूलम, 216 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा कितना रहेगा 216 कूलम। ने 2 मई 2017 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया। यह 2017 के ही बात है, ठीक है, ये 2017 के बात है, तो अभी तो दूसरा चीज हो गया, लेकिन इतना पता होगा कि ये चंद्रशेखर राव कहाँ का मतलब मुख्यमंत्री थे, तो 1 वर्ष पहले थे मुख्यमंत्री, ये यहाँ थे, ये पहले मुख्यमंत्री हुआ तेलंगाना के, ये तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री है, तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री। कहेगा कि अभी वर्तमान में हुआ तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। पूछेगा योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं, तो यूपी के सीएम हैं। नीतीश कुमार बिहार के हैं। कहेगा एन चंद्रबाबू नायडू, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के। यही आंध्र प्रदेश और बिहार वाले पर मोदी जी का अभी सरकार टिका हुआ, अगर ये दोनों अपना समर्थन वापस मोदी जी का केंद्र में सरकार दी जाए। कहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था, बॉम्बे स्टॉक। देखिए कहेगा कि अगर विश्व में पहला स्टॉक एक्सचेंज, विश्व में पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम जो बना था तो 1602 ईस्वी में, ठीक है, एम्स्टर्डम जो बना था 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। अब कहेगा कि बॉम्बे एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ, तो ये 1875 में हुआ। कहेगा कि एशिया का पहला कौन है, एशिया का पहला तो बॉम्बे एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे एक्सचेंज, इसका मुख्यालय मुंबई, ठीक है, मुंबई। इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 में। उसके बाद आता है भारत का भी पहला कौन हो जाता है, यही हो जाता, ठीक है। उसके बाद कहेगा NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज, एक तो होता है बॉम्बे एक्सचेंज और दूसरा होता है NSE। पहला तो समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। क्या देखिए, स्टॉक एक्सचेंज यह होता है कि जितना भी कंपनी है ना, उन सभी कंपनियों का शेयर बिकते रहता है। आपका शेयर क्या होता है, शेयर मतलब होता है मालिकाना हक। ये मालिकाना हक
बिकते रहता, कोई खरीदते रहता, कोई बेचते रहता। अगर ज़्यादा तेजी से खरीद रहा तो दाम बढ़ जाता, फिर घट जाता। मतलब मालिकाना हक बिकते रहता। इसी मालिकाना हक को बेचा या खरीदा जाता, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? इस स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला एक बॉडी है जिसको नाम आता है सेबी। इन दोनों को रेगुलेट करता है सेबी। सेबी, ठीक है। इसको कहेगा एनएससी की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ये भारत सरकार का ये एक्सचेंज बोर्ड है, ठीक है। ये भारत सरकार का कहेगा सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में। कहेगा कि अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष तुहिन कांते पांडे। तुहिन कांत पांडे। इसके पहले था माधुरी दीक्षित बूट कैसी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, ठीक है। ये गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इस तरह से ठीक है। यहाँ पर है मेघालय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ 3-4 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया और एगो मिकी, ठीक है। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में, ठीक। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये तीनों कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और ये तीनों पहाड़ियाँ इस तरह से बना हुआ है कि जब इसमें मानसून हिलता है तो ये मानसून निकल नहीं पाता, जिसके कारण मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा का जो स्थान है चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी। कहेगा चेरापूंजी कहाँ है? तो मेघालय में। कहेगा कि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पर्वत पर है? तो गारो पर्वत पर, ठीक है। गारो पर्वत पर। एक चीज़ आप पूछता कि गारो, खासी, जयंतिया ये हिमालय का भाग है? तो यह हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि किसका भाग है? ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है, ठीक है। पूर्वी विस्तार। देखिए हिमालय यहाँ से इस तरह से आया, इस तरह से मुड़ गया, इस तरह। ये जो यहाँ बीच वाला है ना, यहाँ ये बीच वाला पूर्वी विस्तार, और यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र ये ढक गया, ठीक है। ये ढक गिरने के कारण है कि ऊपर से यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलता है, जिसके कारण इसको मालदा ट्रैप बोलते हैं। मालदा ट्रैप, ठीक है। कहा कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन कौन है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ में इधर आ जाएगा पटकाई बूम, नागा, मीजू, ये सारे पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं और ये हिमालय का पूर्वी विस्तार में भी आता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय का विस्तार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। नागालैंड में नागा पहाड़ी होगा, असम में हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम में होगा मिजो पहाड़ी। इनमें से कौन सा अगला पद होगा? देखिए यहाँ बाई है, यहाँ डब्लू है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ बाई है। मतलब डब्ल्यू एक्स बाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ सी, तो मतलब यहाँ 3 छो 3 नो 3 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल। यहाँ 3 छो 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12। तो VL12 किसमें है? VL12 आंसर। कहेगा इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? देखिए लोमड़ी ये है मांसाहारी, बाकी इधर सब शाकाहारी है, ठीक। इधर सब सारा क्या है? शाकाहारी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए ये नंबर सीरीज का है, तो देखिए 27 से 29 से 33 से भाट, उसके बाद क्या होगा? तो देखिए 27 से 2 बढ़ा, 29 से 4 बढ़ा 33, अब यहाँ 8 बढ़ा दीजिए, तो 33 और 8 कितना हो जाता है? 41। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 41।
भारत ने सब 2015 में जॉर्डन, ये तो सब 2017 की बात है। तो ये कब कितना लिया था 2020? अभी वर्तमान में देखिएगा, कि वर्तमान में तो पूछता है कि 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। ठीक है, 33वां कहाँ हुआ था? पेरिस में। अगर 33वां ओलंपिक में भारत ने कितना पदक लाया था? तो 1 लाया था रजत सिल्वर बटन और 6 लाया था कांस्य पदक। आज इसी में कहा था कि एक खिलाड़ी 2 पदक लाया था, उसका नाम था मनु भाकर। इसने 2 पदक लाया था, 2 कांस्य पदक। ठीक है, 2 कांस्य पदक लाया था। कहेगा पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? पैरा ओलंपिक भी हुआ था, पेरिस में ही हुआ था। कहेगा पैरा ओलंपिक में कुल कितना मतलब लाया था, कुल कितना पदक लाया था? गोल्ड जो लाया था 19 से, गोल्ड लाया था शायद, गोल्ड 16 गो लाया था, गोल्ड 16 गो, और 21 गो रजत लाया था, रजत जिसको बोलते हैं सिल्वर, और 23 गो लाया था सिल्वर, 23 गो लाया था सिल्वर। 23 गो लाया था सिल्वर, 23 गो सिल्वर लाया था, कुल 60 गो लाया था। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ये पुस्तक ऑफ द लाइट व्हेन द लव, मतलब जो है पुस्तक, ये कौन पुस्तक लिखा था? तो जैनी पिंटो ने। ठीक है, जैनी पिंटो ने। कहेगा कि अरुंधति राय का पुस्तक कौन है? अरुंधति का पुस्तक कौन है? अरुंधति राय का जो पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, मनीष त्रिपाठी के किस पुस्तक देखिएगा? अमीश त्रिपाठी है ना? हाँ, अमीश त्रिपाठी। सीक्रेट ऑफ द नागास। चलिए 2 हो गया। देखिए, निम्न में से विषम को चुनिए। ये माइनस, भागा, प्लस और इधर एम। देखिए एम मतलब मल्टीप्लाई में एम दे दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए क्या? गुना। तो हमारा कौन गलत होगा? 2 नंबर। हमारा कौन गलत हो जाएगा? 2 नंबर हमारा सब गलत हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में कौन सा विषम है? देखिए इसको हम बनाने की कोशिश किए, ही नहीं बना। अगर जिसको भी बनता है कमेंट कर बता के आंसर दे भेज दीजिए कि कैसे बना है। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं, नहीं बना। देखिएगा इसमें कह रहा कि कितना आयत है, तो गिनी आयत कई वो 1 नंबर, 2 नंबर, 2 हो गया, ये 3 गो हो जाएगा, ये 4 गो, ये 5 गो, ये पूरा मिलकर के क्या हुआ? 6 गो, और एक ये वाला होगा 7 गो। पूरा कई गो है? 7 गो, मतलब ये 7 गो हुआ, 7 गो, ये क्या हुआ? 8, ये छोटका 8 गो, मतलब पूरा कितना हो गया? 8 गो। 1 2 ये 3 होगा, ये इसको मिला के 4, ये छोटका 5, ये यहाँ कितना? ये 6, ये गो पूरा यहाँ से यहाँ तक के मिलेगा, अच्छा वो आएगा यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो। तो पूरी कितना आया था? 8 हो। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। अतः एक कक्षा में 60 विद्यार्थी में से 29 गणित और 32 में जीव विज्ञान तथा 8 विद्यार्थी इन दोनों में से किसी का चयन नहीं किया, तो विद्यार्थी ने गणित जीव विज्ञान में दोनों में विषयों में। देखिए वेन डायग्राम का सवाल है। ठीक है, कह रहा कि कुल कितना छात्र है? तो 60 छात्र हैं। पूरा दोनों कितना छात्र हैं? 60 छात्र, याद रखें। कह रहा है जिसमें 29 वो गणित में, मान लेते हैं ये मैथ है, इधर बायोलॉजी है, 29 गो गणित में, 32 गो जीव विज्ञान है, और इसमें से कह रहा है
कि इन दोनों विषयों में से किसी को 8 विद्यार्थी हैं जो किसी भी का चयन नहीं किया, मतलब 8 विद्यार्थी हैं, ना तो इसको चयन किया ना तो इसको किया, ना ही दोनों को चयन किया, मतलब कोई भी परीक्षा ही नहीं दिया, कोई भी विषय चयन नहीं किया। तो जब कोई नहीं चयन किया है तो पूरा 60 होता है, 8 को घट जाएगा तो कितना बचेगा? 52 विद्यार्थी। अब देखिएगा यही 52 विद्यार्थी में 32 को ये है, 29 को ये है, अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 32 52 को जोड़िएगा तो 61 आ जाता है। इसका मतलब 61 कब आया? इसमें 32 को है, इधर 29 को, तो इन दोनों में दोनों लेने वाला होगा, मैथ भी या गणित दोनों लेने वाले की संख्या क्या होगा? तो पूरा तो 52 है, लेकिन यह बता रहा है कितना? 61 को, यानी कि इसमें कोई जो होगा जो दोनों ले ले, गणित भी ले ले और बायोलॉजी भी ले ले। तो कहता गणित और बायोलॉजी में कितने संख्या है? तो 61 में से 52 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11 में से 2 गया 9, यानी 9 छात्र ऐसा है जो गणित भी ले ले और बायोलॉजी को भी ले ले। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? बायोलॉजी। फिर से एक बार देखिएगा, कह रहा कि पूरा 60 विद्यार्थी 60 को लिख दिए, कहा 8 को नहीं लिया था, 8 को हटा दिए तो बच गया कितना? 52। फिर कह रहा 29 को इधर है, 32 को उधर ले ले दोनों, तो इन 29 को 32 को जोड़े तो 61 हो गया, यानी कि 61 हुआ, जबकि हमारा छात्र है कितना? 52 को, तो 61 को कहाँ से आ गया? तो उसी में से ये दोनों में विद्यार्थी में से कोई क्या के लिए कि ये दोनों ले लें, तो उन दोनों जो ले लिया वो भी इसमें जुटल था, तो उसको हम घटा दिए। जब उसको घटा दिए तो हमारा जो दोनों लेने वाले था वो निकल गया हमारा कितना? 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। देखिएगा ये भी सवाल थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। अगर आपसे बनता है तो भेज दिएगा कमेंट में, ठीक है? इसको भी हम छोड़ रहे हैं। आगे देखिएगा, देखिएगा इसका आंसर, इसको बोलिएगा। कहता राम सेतु निम्न में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु कहाँ स्थित है? इस तरह से भारत रहा, इधर ऑस्ट्रेलिया रहा, इधर श्रीलंका रहा, और इन्हीं के बीच में जोड़ने वाले को बोलते हैं राम सेतु, ठीक है? ये राम सेतु। तो कहता राम सेतु किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को, ठीक है? क्या कौन सा 2 सागर को जोड़ता है? तो इधर मन्नार की खाड़ी है, इधर पाक की खाड़ी है, तो ये जोड़ता है किसको? इसको बोलते हैं पाक जल डमरूमंद, इसको बोलते हैं पाक जल डमरूमंद। यही पाक जल डमरूमंद किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। अगर ये नहीं रहे तो इधर है अरब सागर, इधर है क्या? बंगाल की खाड़ी, तो ये भी दे सकता अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी। फिर कहेगा कौन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है? भारत और श्रीलंका। इसी से मतलब राम ब्रिज से राम जी कहाँ गए थे? सीता को ढूंढते हुए श्रीलंका गए थे, ठीक है? तो हम लोग मानते हैं राम सेतु है, लेकिन इसको मुस्लिम लोग कहता है इसको आदम ब्रिज, ठीक है? आदम ब्रिज। आदम ब्रिज कहने का मतलब हुआ कि इसमें मुस्लिम लोग मानता है कि जो सबसे पहले जो आए थे आदम एवं हव्वा आए थे, उसी से सारा संसार बना। तो आदम एवं हव्वा पहले रहते थे कहाँ? मतलब परलोक में रहते थे। तो वहाँ भगवान कहा कि तुम खाना पीना मतलब अनाज उनाज नहीं खाना, लेकिन आदम था पुरुष, हव्वा था क्या? महिला। लेकिन ये दोनों वहाँ अनाज खा ले तो वहाँ लात मार के भगा दे, तो दोनों आके कहाँ रहा था? यही श्रीलंका में रहा था, और यहीं से श्रीलंका से आदम और हव्वा दोनों मिल करके ये पूरी दुनिया में गए था, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? बोला जाता है मुस्लिम लोग आदम ब्रिज का था, लेकिन भारत के लोग क्या कहते हैं इसको? राम सेतु, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? राम सेतु। आगे देखिएगा जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर जल डमरूमंद। देखिए जिब्राल्टर जल डमरूमंद होता है, ये जिब्राल्टर जल डमरूमंद किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, जिब्राल्टर जल डमरूमंद देखिए जिब्राल्टर जल डमरूमंद होता है, ये जोड़ता है आपको अटलांटिक सागर को, अटलांटिक प्लस भूमध्य सागर को। तो यह किन 2 महाद्वीपों को ये अलग करता है? ये किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? तो अफ्रीका से यूरोप को, इसको जिब्राल्टर बोलते हैं। कहता किल नहर किसको किसको अलग करना है? तो उत्तरी सागर प्लस
उत्तरी सागर को उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद बेरिंग जल डमरू मध्य, ये बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर को ये क्या करता है, जोड़ता है। कहेगा ये किसको किसको आई, किसके किसके बीच में है, तो रूस प्लस अलास्का के बीच में। ठीक है, अलास्का के बीच में। उसी प्रकार के आता है वो मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि ये किसके किसके बीच में आता है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि। कहेगा किसको किसको जोड़ता है, कौन कौन महासागर को जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से आता पनामा नहर, तो पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर के। आगे देखिएगा, यहाँ एक व्यक्ति 20 किलो को सामान को जमीन से 2 मीटर के ऊपर उठाकर सिर पर रखता, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, ये 20 किलो सामान को उठाकर कहाँ रखता है, कितना दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखता। अब बताओ ये हुआ से ऊपर में गया, तो यहाँ इसमें कौन सा एनर्जी होगा, तो स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि इतनी स्थिति के कारण है। तो 2 मीटर गया, ठीक है। अब इस पर जो कितना द्रव्यमान लगा, इसका द्रव्यमान ही कितना है, इसका द्रव्यमान मास है कितना, 20 किलोग्राम। ठीक है, जब इसके ऊपर में ले गया तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध में काम किया, तो कह रहा है इसका जो जी का मान जो है, इसका जी का मान दिया है 10 किलो, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद दिया है ये कितना मीटर है, 2 मीटर। तो ये स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, मान धर दीजिए 20 गुने 2 गुने 10, निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 400 जूल। 92 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए 92 नंबर क्या कर रहा है, ये यहाँ था तो ये डायरेक्ट उलट गया, मतलब ये जो था 4 गो में सिर्फ एक उल्टा, कितना डायरेक्ट विपरीत उल्टा है। तो ये अभी इधर उल्टा है, तो इसका एक विपरीत उल्टेगा कहाँ, इधर। तो ये 3 गो तो 10 के 10 ही रहेगा, लेकिन ये किधर हो जाएगा, उलट जाएगा। 3 गो समान किधर है, ये समान नहीं है, 3 गो ये समान है। आज देखिए इधर है तो ये उधर इधर हो गया, अगर ये तो हमारा सही लग रहा। आगे देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, तो उधर उल्टा है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी हमारा कीजिए पहले ऑप्शन में। बताइए इसको सवाल कितना है जी, देखिएगा 11 5 55, इधर निकल गया 5। अब इधर जोड़िएगा, तो 18 में से छो गया 12 गुने 9, इधर जोड़ दिया। बरनामा टोटल से 108 प्लस 5 बराबर 113। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 113। देखिएगा, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गिलास गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है। मतलब पत्थर है, मतलब जगह पर है, और मतलब उस पर एक पेज धैले, अब पेज के ऊपर रख लिया और उसको एक धक्का से खींच लेता है। ठीक है, जैसे ही धक्का से खींच लेता है तो लेकिन वो खिंचाता नहीं, उस पर जो रखा है सिक्का खिंचाता नहीं, बल्कि सिक्का वहीं पर रह जाता है। तो यह क्या कारण है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, ये न्यूटन गति का कैसा नियम है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है, या इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम कहता है कि जब कोई रेस्ट में तो उसको रेस्ट में रहना चाहता है, और जो गति में वो क्या रहता है, गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे। जैसे कोई वस्तु को फेंकते हैं तो जब तक रहता है गति रहता है, वो गति रहना ही चाहेगा, अगर उस पर बाह्य बल नहीं लगे, जैसे हवा का घर्षण न रहे, और इधर जैसे ही टकराता है उसमें घर्षण लगता है, अगर इसमें घर्षण नहीं रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, घूमते रहेगा। जैसे ऊपर में देखिएगा जो सैटेलाइट है फ्री रूप से घूमते रहता है, क्योंकि उस पर बाह्य बल लगता ही नहीं कोई रोकने वाला। ठीक है, इसलिए हम हमेशा घूमते रहता है। ठीक है, तो हमारा जड़त्व का नियम क्या को बताता है, ये प्रथम नियम को भी दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिएगा वेग संरक्षण का सिद्धांत, ये टकराने का, अगर 2 वस्तु टकरा रहा, इसका उदाहरण होगा टकराने वाला, 2 वस्तु टकराने वाला, या 2 गाड़ी का टकराना, 2 गाड़ी का टकराना। ठीक है, 2 गाड़ी का टकराना उदाहरण कहता न्यूटन गति का विषयक तीसरा नियम। कहेगा तीसरा नियम तो ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये होता प्रक्षेपण यान में, या जब तालाब में तैरते हैं ना, जैसे ही जब आप तालाब में तैरते हैं तो पानी को इधर से खींचते हैं तो पानी आपको आगे की ओर ढकेल देता है,
तो पानी में, तालाब में तैरना, ठीक है। किसी को अब जैसे आप चल रहे हैं, किसी भी वस्तु पर चल रहे हैं, जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं? न्यूटन के तीसरे गति के नियम, क्योंकि जितना बल आप लगा रहे हैं उतना बल आपको धरती लगा रहा है, तभी आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। यही न्यूटन का तीसरा नियम कहाँ फेल हो जाता है? तो बालू में चलने पर, कादो में चलने पर, क्योंकि वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, जिसके कारण आप धस जाते हैं और आपको आप चलने में क्या होता है? तकलीफ होता है। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम था। आगे आइए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है E बराबर mc², यानी कि ये कहता है कि किसी भी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, बस सिर्फ आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लाइट है, लाइट जल रहा है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में ट्रांसफर होता है? तो विद्युत ऊर्जा से लाइट ऊर्जा में, ठीक है। सूर्य का प्रकाश क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। उसे हीटर रहता है क्या? विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा देता है, ठीक है। और बहुत सारे, मोटर क्या होता है? मोटर विद्युत ऊर्जा से क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सारी हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उदाहरण है। संवेग का संरक्षण का सिद्धांत टकराने वाला हो गया। न्यूटन का गति का तीसरा नियम हो ही गया। कहेगा न्यूटन का दूसरा नियम गति क्या था? न्यूटन का दूसरा गति जिसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल की परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है प्रथम नियम से, जबकि बल का व्यंजक किससे मिलता है? न्यूटन के दूसरे गति नियम से। देखिए आगे आ गया 95 में दिए गए दोनों पढ़े। कहता तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। तो बात सही है, क्योंकि अगर सख्त कानून नहीं होगा तो ये तालाब को आदमी भर के घर बना लेगा, ठीक है। इसको संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों क्या करता है? ये वाटर लेवल को बनाए हुए रखता है। मतलब नीचे से जो पानी निकालते हैं उसको ये वाटर लेवल को बनाए रखता, मतलब घटने नहीं देता। अब तर्क समझिए। हाँ, अपने पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा। यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अगर जल संरक्षण नहीं कीजिएगा, तालाब खत्म हो जाएगा, तो आपको स्वाभाविक है कि आगे वाला पीढ़ी को पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद पक्षियों का प्रवासन जो एक जगह से दूसरे जगह होता है, प्रवासन पर भी क्या पड़ेगा? प्रभावित होगा। मतलब वो जो प्रवासन कर जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं रहेगा बल्कि प्रवासी कर जाएगा, मतलब दूसरी जगह चला जाएगा, तो प्रभाव पड़ेगा। पता नहीं, ये आधुनिक शहरी विकास की वृद्धि के अंतर्गत, मतलब ये वृद्धि के अंतर्गत, ये इसका बात तो कहानी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही हो जाएगा, सिर्फ एक ही हो जाएगा। देखिए तारा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार का पृथ्वी का उस वस्तु का भार का कितना होता है? कितना होता है? तो 1/6 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1/6। अगर पूछ देता कि अगर कोई आदमी पृथ्वी पर अगर 6 फीट उछलता है, 6 फीट उछलता, तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा? तो चंद्रमा पर 36 फीट उछलेगा, ठीक है। अगर वो चंद्रमा पर 36 फीट उछलता तो यहाँ कितना उछलेगा? 6 फीट उछलेगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, ठीक है। 1/6 होता है, ठीक है। कहेगा कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है 2.37, ठीक है, 2.37। कहेगा चंद्रमा पर मतलब हवा क्यों नहीं? तो क्योंकि उसका इतना कम वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, जिसके कारण वहाँ हवा रह नहीं पाता। हवा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, ठीक है। कहेगा कितना बराबर होता है? कहेगा पृथ्वी पर जी का मान कितना है? जी का मान 9.8। कहेगा ये बड़की जी का मान कितना है? तो 6.67 गुने 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg/1। कहेगा ये बड़की जी का मान किसने दिया था? तो कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है। कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? कैवेंडिश ने। कहेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? मतलब ये जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये ध्रुवों पर ज्यादा होता है, ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत पर क्या होता है? कम होता है, विषुवत पर कम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब हम ध्रुव से, मतलब ये पृथ्वी है, ये बीच में केंद्र है, ये विषुवत रेखा, ये ध्रुव है, कहेगा कि हम ध्रुव से विषुवत की ओर आ रहे हैं तो हमारा भार में क्या होगा? तो हमारा भार में कमी होगा, ठीक है। अब विषुवत से जैसे ही ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारा भार में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, भार में वृद्धि हो जाएगा। अगर कहा जाता है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन को 17 गुना कर दिया, अगर घूर्णन को 17 गुना कर दिया जाए तो जो विषुवत रेखा पर है, यहाँ विषुवत पर जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। लेकिन ध्रुव पर क्या होगा? तो ध्रुव पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ेगा। अगर पूछ दिया जाए कि अगर पृथ्वी जो घूर्णन कर रहा, अगर ये घूर्णन करते करते अगर रुक जाए, अगर ये घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? तब विषुवत पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बाकी अन्य सभी जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। अगर ये पृथ्वी के बाहर अगर कोई घूरता है, ठीक है, तो इसको कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, कक्षीय वेग, इसको क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। अगर ये जैसे ही 17 गुना हो जाएगा, 17 गुना हो जाएगा, तो पृथ्वी पर दिन कितना घंटा का रहेगा? 84 मिनट का हो जाएगा दिन। 84 मिनट का ही दिन हो जाएगा। अगर ये कक्षीय वेग को हम, अगर कक्षीय वेग जो कक्षा में जो घूम रहा है ना, उसको बोलते हैं कक्षीय वेग। और इसके बाहर जो चला गया ना, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग। तो कहता है कक्षीय वेग का कितना % बढ़ा देंगे तो पलायन वेग होगा? तो 41% बढ़ा दीजिएगा। 41% बढ़ा देने पर वो क्या हो जाता है? 41% बढ़ा देने पर वो क्या चला जाता है? कहाँ? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग में चला जाता है। तो इतना है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आगे देखिए 97 क्वेश्चन नंबर 97 में कहता मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। देखिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, इसका होता है CH3OH, मिथेनोइक अम्ल। तो ये एसिड है, अब काट लेता, आपको लहरने लगा, तब एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए आप क्या दीजिएगा? क्षार दीजिएगा। तो ये क्षार दीजिएगा, तो क्षार में कौन दीजिएगा? क्षार में कौन सा क्षार का प्रयोग किया जाएगा? तो बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग सोडा लगा दीजिएगा, बेकिंग सोडा लगा दीजिएगा तो लहर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO, फिर इसी को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा है, ठीक है, खाने वाला सोडा। इसी का प्रयोग होता है बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग होता है। अतः दूध में क्या होता है? तो दूध में कौन सा अम्ल होता है दूध में? बताइएगा। लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कहेगा दूध में एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम होता है। कहेगा इसमें प्रोटीन कौन होता है? प्रोटीन होता है केसिन नामक प्रोटीन। ठीक है, कहेगा केसिन प्रोटीन को कौन सा एंजाइम बताता था? रेनिन एंजाइम। ठीक है, रेनिन एंजाइम। ये बच्चों में रेनिन एंजाइम ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दूध पचा लेता है। बुजुर्गों में ये रेनिन की मात्रा क्या हो जाता है? कम, जिसके कारण बुजुर्गों में या युवा अवस्था में दूध नहीं पच पाता है। ठीक है, तो ये रेनिन होता है, ये केसिन होता है। कहेगा इसमें कौन सा शर्करा होता है? तो लैक्टोस शर्करा, लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस होता है। तो कहता है दूध में क्या चीज़ नहीं होता था? विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। आगे देखिएगा सिरका, सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड होता है। सिरका में एसेटिक एसिड होता है। नींबू के रस, इसमें भी कौन होता है? एसिटिक एसिड। आगे देखिएगा, देखिए वर्ष 2018 से महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्री कौन? देखिए 2017 की बात है। अब देखिएगा 2025 में कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, महिला विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी। कहेगा महिला विकास मंत्रालय मतलब महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है? बताइएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? महिला आयोग के नाम है विजया किशोर रहाकर, विजया किशोर रहाकर, विजया किशोर रहाकर। महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था 1992 में शायद हुआ। ठीक है, 1992 या 93 में, चलो नहीं, 1992 या 93 में हुआ था। ठीक है, रेणुका चौधरी, स्मृति ईरानी उस समय था कपड़ा मंत्री। ठीक है, अभी इसका कोई मंत्रालय नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहली महिला जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में चुना गया था? मतलब वो कौन सी महिला था? जो वकील थे, वकील से सीधे क्या बन गए? जज। तो वो थे हमारे
इंदु मल्होत्रा, ठीक है। वो कौन था? इंदु मल्होत्रा। कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया। कहेगा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश कौन थे? तो होगा बीबी फातिमा बीबी। आगे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हाई कोर्ट का सीजेआई कौन बने थे? सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे? ये कौन बने थे? प्रथम महिला कौन बने थे? लीला सेठ बने थे, ठीक है, लीला सेठ। कहेगा कि प्रथम वकील कौन थे? प्रथम महिला वकील कौन थे? इसका नाम आता है सोराबाजी, कार्लेनिया सोराबाजी। कार्लेनिया सोराबाजी। कहेगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ सीजेआई कौन था? वहाँ था सर एलिजा इम्पे, ठीक है। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश था, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश था, जिसका नाम था चेम्बर्स, लेमेस्टर और एक वो हाइड था। यही 3 वो था, लेमेस्टर, चेमेस्टर और हाइड। हाइड को प्रथम क्या था? इम्पे था, ठीक है। इतना ही सारा हो गया क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अगर आप विषम को चुने, ठीक है, ये 4 को ऑप्शन दे दिया, कहता है इसमें विषम कौन है? इसमें विषम को चुनिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 5 है, तो 5 का ई का कोड कितना होता है? 5। टी का कोड कितना होता है? 20। बाई का कोड कितना होता है? 25। जे के कोड 10 होता है, यहाँ दिया कितना? 9। तो हमारा कौन देगा? अलग हो जाएगा। हमारा जो अलग होगा वो बी नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, हो गया सर। हमारा क्या